T4 हिंदी। किन म्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपनी पीठ से सूअर काटने वाला चाकू निकाला। ये पहली बार था जब उसने ऐसे स्वभाव का सामना किया था। म्यू बेईफैन के व्यवहार ने उन्हें अदृश्य दबाव में डाल दिया। जब से यह बुजुर्ग गांव में आया था तब से उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य और कहे गए प्रत्येक शब्द ने सभी को अत्यधिक दबाव में डाल दिया था। उसके और सीनियर भाईकू के बीच लड़ाई उस पर थोपी गई थी और उसके पास जवाबी लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अब उसके सामने जो माहौल था उससे वह थोड़ा डरा हुआ था। जब मैं गांव में पत्थर की मूर्तियों पर पेशाब कर चुका हूं तो अब मुझे किस बात का डर है। मैं पहले ही वुमन वू जैसे राक्षसों और डूम सप्रेशन पैलेस में शैतान को देख चुका हूं। अगर मुझे डर नहीं लगता था तो अब मुझे क्यों डर लग रहा है। म्यू बेईफेई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह देवताओं और शैतानों से कभी भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। किन म्यू ने खुद को संभाला, अपनी घबराहट को शांत किया। उसने चारों ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। गांव बहुत बड़ा नहीं था और उससे मिलाकर यहाँ कुल 22 लोग लकड़ी के ढेर की तरह खड़े थे। जिस स्थान पर हर कोई खड़ा था वह अलग अलग और बेतरतीब था, जिससे पूरा गांव आबाद हो गया था। गांव का मुखिया अपने स्ट्रेचर पर लेटा था जबकि अपोथेकरी उसके पास खड़ा था। कसाई ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को लकड़ी के ढेर पर टिका रखा था जबकि बूढ़ी माँ दूसरे ढेर पर झुकी हुई थी। दादी सी अपनी टोकरी लेकर खड़ी थी। गूंगा अपनी कार्यशाला के सामने खड़ा था। बहरा अपने लेखन ब्रश को पकड़े हुए था जिसमें स्याही टपक रही थी और अपंग अपनी बैसाखी की मदद से एक पैर पर खड़ा था। म्यू बेईफेई ने जिन लोगों को साथ लाया था उन्होंने भी अपनी जगहों पर खास ध्यान दिया था। उनकी सभी जगहें बहुत ही अजीब थीं, जिससे गांव में हर किसी के लिए तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था। लड़ाई झगड़े तो दूर की बात थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस तरह की स्थिति में तलवार को नियंत्रित करने के लिए क्यूई का उपयोग करते समय अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अगर कोई तलवार को नियंत्रित करने के लिए क्यूई का उपयोग करता है तो उसे सावधान रहना होगा और अत्यंत सटीक होना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी तलवार अन्य लोगों से टकराकर टूट जाए। युद्ध तकनीक गुट से चाकू कौशल ऐसा करने में असमर्थ था और यही कारण है कि किन म्यू जिसने कसाई के सुअर वध चाकू कौशल की खेती की थी वह ऐसा करने में असमर्थ था। यहीं किन म्यू ने पूछा। कियान कियू ने अपना सिर हिलाया। हम यही लड़ेंगे। किन म्यू ने अपना सुअर काटने वाला चाकू म्यान में डाला और अपनी नंगी मुठ्ठियां दिखाईं। कियान कियू ने किन म्यू को अपना सुअर काटने वाला चाकू म्यान में रखते हुए देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन म्यू उससे नंगे हाथों से लड़ेगा। म्यू बेईफेई के यहां आने से पहले उन्होंने घाटी में खंडहरों की जांच की थी। सीनियर ब्रदर को की बची हुई हड्डियों से म्यू बेईफेई ने यह अनुमान लगाया था कि उनकी मृत्यु किन म्यू के चाकू कौशल से हुई थी। किन म्यू ने उस समय एक लकड़ी की छड़ी उठाई थी और उसे वरिष्ठ भाईखो को पीटने के लिए चाकू की तरह इस्तेमाल किया था। उसकी हड्डियों पर तीव्र पिटाई से कई बाल जैसी दरारें पड़ गई थीं। इससे वह ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि किन म्यू का चाकू चलाने का हुनर बहुत जटिल था। इसके अलावा किन म्यू के कदमों की गति भी निश्चित रूप से बहुत तेज थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह वरिष्ठ भाईखो पर सभी दिशाओं से लगातार हमला कर सकता था। म्यू बेईफेई की असाधारण क्षमताओं और दुनिया के विशेषज्ञों में से एक होने के कारण वह ये निर्धारित कर सकता था कि किन म्यू ने निश्चित रूप से युद्ध तकनीकों का उपयोग किया था जो किन म्यू ने पीछे छोड़ दिए थे। युद्ध तकनीक वाला गुट नजदीकी लड़ाई में विशेषज्ञ था और तलवार चलाने के लिए क्यूई का उपयोग करने में उसे बहुत कम या कोई अनुभव नहीं था। तब से म्यू बेईफेई ने किन म्यू को मारने की योजना बना ली थी। एक बार जब वे सभी गांव में पहुंच गए तो ली रिवर एक्वा ड्रैगन फॉर्मेशन को बनाने के लिए उन सभी के खड़े होने की जगह अलग अलग होगी। फॉर्मेशन की 9 आंखें जानबूझकर छोड़ी जाएंगी और म्यू बेईफेई ड्रैगन के सिर पर खड़े होंगे। कियान कियू के अलावा बाकी सभी ली नदी संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। ली नदी एक्वा ड्रैगन फॉर्मेशन को अपने संयुक्त प्रभाव को उजागर करने से रोकने के लिए विकलांग बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों को फॉर्मेशन की आंखों को बंद करना होगा। गांव के मुखिया और अपाचेरी दोनों ने ड्रैगन की आंखों को बंद कर दिया जबकि अंधे ने उसके दिल को बंद कर दिया। अपंग, दादी सी, बूढ़ी माँ, कसाई एक्वा ड्रैगन फॉर्मेशन के अंगों के जुड़ों पर खड़े थे। इस बीच लोहार ने ड्रैगन के शरीर को दबा दिया जबकि बहरे ने ड्रैगन की पूंछ को दबा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके परिणामस्वरूप गांव में वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। सभी लोग बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, इसलिए किसी के लिए भी गांव में तेजी से आगे बढ़ना या तलवार चलाने के लिए ची का उपयोग करना बहुत कठिन था।
जब तक कि किसी के पास तलवार चलाने के लिए ची का उपयोग करने में बहुत उच्च उपलब्धि न हो। जाहिर है किन म्यू ऐसा व्यक्ति नहीं था, और उनके शिष्य कियान को ऐसे ही व्यक्ति थे। भले ही कियान क्यू अभी भी एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र का अभ्यासी था, लेकिन तलवार को नियंत्रित करने के लिए क्यूई का उपयोग करने में उसके पास अत्यधिक उच्च क्षमता थी। उसके महत्वपूर्ण क्यूई धागे को तुलना से परे बेहतरीन तरीके से ढाला गया था और उसमें आश्चर्यजनक कौशल था। उसने एक बार अपने क्यूई का उपयोग करके 100 गज की दूरी से एक सुंदर महिला की पारंपरिक पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश को नियंत्रित किया था। पेंटिंग पर महिला के बालों का हर एक कतरा स्पष्ट रूप से परिभाषित था और बिल्कुल भी गंदा नहीं था। यदि किन म्यू उससे लड़ने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती तो किन म्यू की हार निश्चित थी। ये कियान क्यू की उम्मीद से परे था जब किन म्यू ने अपना चाकू म्यान में रखा और नंगे हाथों से अपनी चुनौती स्वीकार की। हालांकि आप चाहे जिस तरह से देखें, नंगे हाथ निश्चित रूप से खजाने की तलवार के सामने नुकसानदेह थे। इसके अलावा इस बार वह जो तलवार लेकर आया था वह कोई सामान्य तलवार नहीं थी, यह एक आत्मा की तलवार थी जिसे एक दिव्य कला व्यवसाय के 6 दिशाओं के दिव्य खजाने में पाला और पैदा किया गया था। तीक्ष्णता, स्थायित्व, शक्ति या आध्यात्मिकता के मामले में एक आत्मिक तलवार किसी भी सामान्य हथियार से कहीं बेहतर होगी। किन म्यू ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। यदि आप कृपया, वरिष्ठ भाई। कियान क्यू ने अपना सम्मान लौटाया क्योंकि उसकी खजाने वाली तलवार उसके पीछे गुनगुनाने लगी, कृपया छोटे भाई। जिस क्षण किन म्यू ने अपना पैर उठाया, कियान क्यू की पीठ के पीछे रखी खजाने की तलवार अपनी थैली से बाहर निकल आई। उसकी क्यूई ने खजाने की तलवार को नियंत्रित किया। तलवार किन म्यू की ओर एक खतरनाक ठंडी आभा के साथ वार करती हुई आई। प्राणिक क्यूई धागा इतना महीन था कि उसे नंगी आंखों से साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। एक हल्के कंपन के साथ विभिन्न मुश्किल दिशाओं से चकाचौंध भरी गति से किन म्यू की ओर वार की झड़ी लग गई। एक मार्शल आर्ट व्यवसाय के रूप में इस स्तर तक तलवार को नियंत्रित करने के लिए क्यूई का उपयोग करने में सक्षम होना पहले से ही काफी मूल्यवान उपलब्धि थी। किन म्यू के कदम बहुत तेज थे क्योंकि वह वहां खड़े लोगों के बीच से गुजर रहा था। हालांकि कियान क्यू की तलवार की गति और भी तेज थी। तलवार की बेहतरीन कला देखकर कोई भी अवाक रह जाएगा। उसकी तलवार वहां खड़े लोगों के लिए कोई खतरा नहीं थी, हालांकि हर हरकत किन म्यू के लिए जानलेवा थी। किन म्यू तलवार की रोशनी से बच नहीं सकता था, भले ही उसने क्रिपल के हेवन पिल्फेरिंग लेग स्किल का इस्तेमाल किया हो। यहाँ बहुत सारी बाधाएं थीं और हर एक व्यक्ति जो स्थिर खड़ा था उसकी गति को सीमित कर रहा था और वह अपनी पूरी गति से नहीं चल पा रहा था। वूश! किन म्यू ने अपने मन में आग देखी और उसकी प्राणशक्ति अचानक बहुत हिंसक हो गई और एक ड्रैगन की दहाड़ धीमी सुनाई देने लगी। उसकी बाह पर एक ज्वाला ड्रैगन स्पष्ट रूप से उसकी भुजाओं के चारों ओर कुंडल बनाता हुआ दिखाई दिया। ये ज्वाला ड्रैगन धुंधला था। कभी कभी ड्रैगन का सिर उसकी मुट्ठी के साथ मिल जाता था, जबकि दूसरी बार ड्रैगन के पंजे उसकी हथेली के साथ मिल जाते थे, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता था। जैसे ही तलवार की रोशनी किन म्यू की ओर आए, उसने मुक्का मारकर उसका स्वागत किया। जैसे ही उसकी मुट्ठी आत्मा की तलवार से टकराने वाली थी, उसकी 5 उंगलियां अचानक खुल गईं और उसकी हथेली में हवा का विस्फोट हुआ, जिससे तलवार की नोक दूर जा गिरी जो उस पर आ रही थी। अटैक नोबलबन अटैक! डांग 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 डांग! किन म्यू की 5 उंगलियां एक के बाद एक पूरी तलवार से टकराईं। हर झटका एक जोरदार धमाके के साथ फटा, जैसे कोई बड़ा हथौड़ा तलवार से बेरहमी से टकरा रहा हो। जब उसने अपनी 5वीं उंगली हिलाई तो आत्मा की तलवार उसके द्वारा दूर फेंकी गई और उसी समय कियान क्यू के महत्वपूर्ण क्यूई धागे को तोड़ दिया। किन म्यू ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी और भीड़ में घुसते हुए तेजी से कियान क्यू की ओर बढ़ गया। इस समय कियान क्यू के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था, हालांकि उसकी तलवार की थैली से एक और तलवार की आवाज सुनाई दी, क्योंकि दूसरी आत्मा तलवार उसकी ओर उड़ती हुई आई। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत पीछे हट गया। फिर एक तीसरी आत्मा तलवार उड़ी, उसके बाद चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। 10 से ज्यादा आत्मा तलवारें एक पंक्ति में एक साथ बह रही थी, क्योंकि कियान क्यू का महत्वपूर्ण क्यूई धागा तलवार के हैंडल से तलवार की नोक तक चला गया था। सभी तलवारें हैंडल से नोक तक जुड़ी हुई थीं और उनकी लंबाई 20 गज थी। तलवारें एक जीवित चांदी के ड्रैगन की तरह थी जो आकाश में और साथ ही ली नदी के मंथन वाले पानी में उछल रही थी। ली नदी तलवार कौशल। दक्षिणी सीमा में सबसे अच्छा तलवार कौशल। कियान क्यू की पहली तलवार बहुत ही फुर्तीली थी क्योंकि वह सभी दिशाओं में घूम जाती थी। पीछे की तलवारें भी उसके साथ घूम जाती थीं क्योंकि वे भीड़ के बीच से बिना किसी को छुए गुजर जाती थीं।
किन म्यू के दृष्टिकोण से वह केवल पहली तलवार की नोक ही देख सकता था और बाकी को नहीं देख पा रहा था। उसके दिल में खतरे की एक प्रबल भावना उभरी। जो वह नहीं देख पा रहा था उसका मतलब सिर्फ अज्ञात था, जिसका मतलब ये भी था कि वह उससे बच नहीं सकता था, क्योंकि वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि तलवारें कहां से सामने आएंगी। ली नदी तलवार कौशल वास्तव में विश्वासघाती थे। इस समय पहली आत्मा तलवार ने किन म्यू की ओर वार की झड़ी लगा दी, जिससे वह चकाचौंध हो गया। तलवारों की झड़ी के पीछे पीछे दूसरी आत्मा तलवार पंक्ति से निकल गई और अचानक किन म्यू की गर्दन की ओर उड़ी, जबकि उसे एक अन्य स्वतंत्र प्राण क्यूई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। किन म्यू के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही आत्मा की तलवार पकड़ ली, जिससे उसकी हथेली में तेज दर्द हुआ। मुंह दादी सी खुद को रोने से नहीं रोक सकी, हालांकि गांव के मुखिया की घूरती निगाहों के कारण उन्होंने अपनी बात जारी नहीं रखी। जैसे ही किन म्यू ने आत्मा की तलवार को पकड़ा, वह उसकी हथेली में फंस गई और अधिक घाव कर गई, जिससे उसकी हथेली खून से लथपथ हो गई। अपनी घनी प्राण क्यूई के साथ अपनी हथेली की रक्षा करते हुए उसने आत्मा की तलवार को अपनी हथेली को काटने नहीं दिया। हालांकि अगले ही पल तीसरी आत्मा तलवार पंक्ति से बाहर हो गई, उसके बाद चौथी और पांचवी भी। कियान कियू की नजरें चमक उठी। जीत पहले से ही तय थी। किन म्यू के लिए अपनी उम्र के बावजूद इस कदम तक पहुंचना पहले से ही आसान नहीं था। हालांकि किन म्यू के पास सिर्फ 2 हाथ थे, तो वह सभी तलवारें कैसे पकड़ पाएगा। अचानक कियान कियू की पुतलियां पीछे हट गईं। किन म्यू के हाथों ने बार बार अपनी सारी आत्मिक तलवारें अपने हाथों में पकड़ ली, ऐसा लग रहा था मानो उसने वास्तव में दर्जनों भुजाएं उगाली हों। इससे पहले कि तलवारें किन म्यू पर वार कर पाती, उसने उन्हें अपने हैंडल से पकड़ लिया। 8वां रूप 1000 भुजाओं वाला बुद्ध। कियान कियू के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अपने प्राणमय क्यूई धागे को हिलाया और किन म्यू के हाथों पर मौजूद आध्यात्मिक तलवारें जबरदस्त तरीके से हिली, क्योंकि वे किन म्यू की हथेली से भागने की कोशिश कर रही थीं। उसी समय बाकी सभी तलवारें किन म्यू की आंखों और गले की ओर तेजी से आ गईं। किन म्यू ने तुरंत 5 तलवारों के हैंडल पकड़ लिए। अभी भी 7 तलवारें बची थीं जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थीं। तलवारें हवा में घूमते हुए लट्टू की तरह घूम रही थीं, उसके दिमाग से होते हुए उसके गले में एक बड़ा छेद करने की कोशिश कर रही थीं। दादी सी किन म्यू को घायल होते हुए नहीं देख सकी। अचानक किन म्यू ने जोर से दहाड़ लगाए और उसके शरीर से एक मोटी प्राणशक्ति फूट पड़ी और उसने अपनी पीठ से सूअर काटने वाले चाकू से वार किया। खटका। 7 तलवारें एक ही समय में कटकर जमीन पर गिर गईं। इतना मोटा प्राण क्यूई धागा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कियान कियू आश्चर्यचकित था। किन म्यू का वार अचानक हुआ था, जिससे वह इससे बच नहीं सका। इसके अलावा किन म्यू का महत्वपूर्ण क्यूई धागा अतार्किक रूप से मोटा था और उसके चाकू की शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। सूअर काटने वाला चाकू भी बहुत तेज था, यहां तक कि यह आत्मा के हथियारों से भी अधिक तेज और दृढ़ था। किन म्यू जितनी ताकत और सूअर काटने वाले चाकू की तीक्ष्णता के संयोजन से किन म्यू के लिए कियान कियू की 7 तलवारों को काटना आसान काम था। इससे पहले कि कियान कियू के दिल में सदमे की लहर दौड़ पाती, किन म्यू ने अचानक अपनी कलाई हिलाई और अपनी बाहों में पकड़ी 5 तलवारें उसकी ओर फेंक दी। 5 तलवारें अकल्पनीय गति से हवा में टूट गईं। हालांकि कियान कियू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और 5 आत्मा तलवारों की ओर प्राणवान क्यूई धागा फेंका। उसी समय कुछ और आत्मा तलवारें फिर से उसकी थैली से बाहर निकल आईं। उसकी तलवार की थैली बड़ी नहीं लग रही थी और उसमें बहुत सारी तलवारें नहीं आ सकती थीं, तथापि ये बहुत ही अजीब था कि आत्मिक तलवारें एक के बाद एक उड़ती हुई बाहर आ रही थीं। उसकी उम्मीद के विपरीत, जैसे ही कियान कियू का महत्वपूर्ण क्यूई धागा ऊपर उड़ती हुई 5 आत्मा तलवार के चारों ओर लिपटा, उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। किन म्यू की भयानक महत्वपूर्ण क्यूई वास्तव में तलवार के अंदर छिपी हुई थी और तलवारों के चारों ओर लपेटे जाने से पहले ही उसके महत्वपूर्ण क्यूई धागे को नष्ट करते हुए बाहर निकल आए। कियान कियू की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी, क्योंकि उसने अपनी थैली से निकली हुई आत्मा तलवारों का इस्तेमाल 5 आत्मा तलवारों से बचाव के लिए किया। उसी समय किन म्यू आगे बढ़ा और कियान कियू ने तुरंत उसकी पीठ पर उंगली उठाई। एक और आत्मा तलवार किन म्यू की ओर बढ़ी। किन म्यू के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक अवर्णनीय स्वभाव था। अजीब और भयावह आवाज के साथ युवक की करण मुद्रा भी थी, जो कई गज की दूरी से कियान कियू पर वार कर रही थी। सामोइये। कियान कियू ने सिर्फ किन म्यू की हथेली से हवा महसूस की, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं थी।
जैसे ही वह पांचों आत्मिक तलवारों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला था, उसकी आत्मा अचानक उसके शरीर से बाहर निकल गई और किन्म्यू की हथेली में समा गई, जिससे उसकी आत्मा डरकर बाहर निकल गई। धप 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 धप। एट नोबल बन एट। जब उसने अपने शत्रु से बचाव के लिए बनी अपनी आत्मा की तलवारों पर नियंत्रण खो दिया, तो लगातार 5 धमाके हुए, जब 5 आत्मा तलवारें उसके शरीर में घुस गईं। पांचों आत्मा तलवारों ने उसके शरीर को आसमान में ऊपर उठाया और पीछे की ओर गिरा दिया। टकराना। वह खंभा जिस पर कसाई की दुकान का झंडा लटका हुआ था, कांप उठा जब कियान क्यू की लाश उसके सिर के साथ उस पर गिरी। किन्म्यू की हथेली से अभी भी खून बह रहा था। उसने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका खून बहने लगा और कियान क्यू की आत्मा टुकड़ों में कुचल गई। शैतानी स्वतंत्रता मुद्रा आत्माओं को बुझाने के लिए एकदम सही थी। किन्म्यू ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं जीत गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दादी सी को आखिरकार राहत मिली, लेकिन फिर वह गुस्से में भड़क उठी। छोटे बदमाश, तुमने अपने हाथों को चोट पहुंचाई है। मैं बाद में तुम्हें मार डालूंगी। अपने शरीर पर अपना खून मत पोंछना। अगर नए कपड़े गंदे हो गए और दाग नहीं धुल पाए, तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। गांव के मुखिया की नजर म्यू बेफेक पर पड़ी, जो उसके सामने बैठा था, और बोला, भाई म्यू, आपका शिष्य खो गया है। क्या आप उसे वापस लाना चाहेंगे और उसे दफन के कपड़े पहनाकर ताबूत में रखना चाहेंगे? म्यू बेफेक ने अपना सिर उठाया और खंभे पर लटकी हुई कियान क्यू की लाश को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं उसकी लाश वापस लाऊंगा और उसे उचित तरीके से दफनाऊंगा। इसके विपरीत यहाँ इस छोटे भाई के पास स्पष्ट रूप से बहुत गहन साधना है, लेकिन उसने शैतानी तकनीकों से शैतानी आवाज का इस्तेमाल किया। मैं ऐसी घृणित विधि से घृणा करता हूँ। उसका मतलब था कि वह चाल जिसने कियान क्यू को मार डाला था, शैतानी आजादी मुद्रा। हालांकि उसने पहले कभी इस तरह की मुद्रा नहीं देखी थी, लेकिन किन्म्यू के मुंह से जो आवाज निकली वह स्पष्ट रूप से शैतान की आवाज थी। इसलिए किन्म्यू ने जो इस्तेमाल किया था वह निश्चित रूप से शैतानी तकनीक थी। वह किन्म्यू की सघन साधना को देख सकता था, जो कि कियान क्यू की तुलना में बहुत सघन थी। हालांकि किन्म्यू को जीवन और मृत्यु का अधिक अनुभव नहीं था, इसलिए वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से उन्मुक्त करने में सक्षम नहीं था। जीतने के लिए शैतानी तकनीक का प्रयोग करना उसके लिए केवल एक सस्ती चाल थी, इसलिए वो उससे घृणा करता था। गांव के मुखिया की निगाहें डगमगा गईं। उसे भी नहीं पता था कि किन्म्यू ने शैतानी तकनीक कहां से सीखी थी और वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को बाहर निकालकर उसे मारने में कामयाब हो गया था। एकमात्र व्यक्ति जो सच्चे शैतानी रास्ते पर चला था, वह दादी सी थी। क्या वह वही थी जिसने किन्म्यू को ये कौशल सिखाया था? गांव के मुखिया ने धीरे से कहा, मुआ, किसी की आत्मा को बुझाना वर्जित है, इसलिए ऐसे तरीकों का कम उपयोग करने की कोशिश करो। किन्म्यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। गांव के मुखिया ने म्यू बेफेन को देखा और कहा, अभी भी 11 ताबूत बचे हैं। म्यू बेफेन की भौं झुक गई और उन्होंने जवाब दिया, चुनकी ताबूत और दफन कपड़े तैयार हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। गांव के मुखिया ने आमंत्रित किया, यदि आप कृपया। म्यू बेफेन उठे, कृपया। ली नदी एक्वा ड्रैगन फॉर्मेशन एक जोरदार धमाके के साथ सक्रिय हुआ और उसके पीछे खड़े 10 विशेषज्ञ एक प्रभावशाली आभा के साथ आगे बढ़े तथा उनकी आभा म्यू बेफेन की आभा के साथ एक रेखा में जुड़ गई। वूश! जैसे ही जल वाष्प हवा में फैल गया, नदी का पानी उफान पर आ गया। छोटे से विकलांग बुजुर्ग गांव में अचानक कहीं से एक लंबी नदी प्रकट हुई, जिसकी लहरें आसमान तक बह रही थीं। ये बहती नदी वास्तव में दक्षिणी सीमा पर स्थित ली नदी थी। म्यू बेफेग और 10 ली नदी संप्रदाय के विशेषज्ञ इस छोटी सी ली नदी पर खड़े थे। अनगिनत तलवारें नदी में आगे पीछे चलती हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे छोटी छोटी चांदी की मछलियां हों। ली रिवर संप्रदाय अपनी तलवारबाजी की महारत के लिए जाना जाता था और इस संप्रदाय की तलवारबाजी की महारत दक्षिणी सीमा में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। ली रिवर के 10 विशेषज्ञों ने अपने संप्रदाय के नेता म्यू बेफेन के साथ ली रिवर एक्वा ड्रैगन फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। उन्होंने जितनी उड़ती तलवारों का इस्तेमाल किया, वह अकल्पनीय था। जब दादी सी ने ली नदी के 5 बुजुर्गों के साथ लड़ाई की थी, तो 5 बुजुर्गों के मुखिया क्यू यानबिंग ने अपनी तलवार की गोली के अंदर 6842 तलवारें छिपा रखी थीं, जो पहले से ही बहुत डरावनी थीं। और अब ली नदी एक्वा ड्रैगन फॉर्मेशन में तलवारों की संख्या क्यू यानबिंग द्वारा अपनी तलवार की गोली में छिपाई गई तलवारों की संख्या से 10 गुना अधिक थी। पानी में 10,000 उड़ती तलवारें एक चांदी के ड्रैगन की आकृति बना रही थीं।
ड्रैगन के अंदर तलवारों की कई चमकें बह रही थीं और तबाही मचाने की तैयारी कर रही थीं। ये पहली बार था जब किनम्यू ने इतनी भयावह तलवार संरचना देखी थी, जिसके बारे में उसने पहले सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। यदि तलवारों की टोली बना दी जाए तो संभवतः पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। गांव का मुखिया अपने स्ट्रेचर पर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जबकि उसके सामने तलवारों की भयावह कतार थी। उसने धीरे से कहा, अंधा। ब्लाइंड ने अपना सिर ऊपर उठाया जैसे कि वहली नदी एक्वा ड्रैगन संरचना के रहस्यों को देख रहा हो। हालांकि उसकी आंखों की कोठरियां खाली थीं, वह अपनी आंखों के बिना कैसे देख पा रहा था। अनगिनत तलवारें तेज चीखें मार रही थीं, जैसे कोई उग्र ड्रैगन तेजी से बाहर निकल रहा हो। वे हवा में टूटकर विकलांग बुजुर्गों के गांव पर जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। ब्लाइंड ने एक हाथ से अपनी बांस की छड़ी उठाए और उसे अनगिनत तलवार की रोशनी की ओर इशारा करते हुए एक लंबा मंत्र बोला, अपने ड्रैगन वध कौशल के साथ मैं आजली नदी को तोड़ दूंगा। डिंग! एक तीखी टकराहट की आवाज ने सभी तलवारों की चीख को दबा दिया। हवा में तैरता हुआ चांदी का ड्रैगन, जो ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ नष्ट कर सकता है, अचानक कठोर हो गया। असंख्य तलवारें अचानक नीचे गिरीं और जमीन पर चुभने लगीं। ब्लाइंड ने धीरे से अपनी बांस की छड़ी उठाई और बाढ़ से बनी छोटी सीली नदी को वास्तव में छड़ी ने ऊपर उठा दिया, इससे पहले कि वह टूटकर बिखर जाए। ली नदी अपना आकार बनाए रखने में असमर्थ थी और वह पानी के विशाल गड्ढों में बदल गई और नीचे गिरने लगी। ब्लाइंड का लंबा मंत्र अभी भी जारी था, क्योंकि वह पानी में आगे बढ़ रहा था। उसके जूते पानी की सतह से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं थे और उसके हाथ में बांस की छड़ी इधर उधर इशारा कर रही थी। बस एक धक्का लगते ही ली जियांग विशेषज्ञों में से एक की भौं का केंद्र फट गया, क्योंकि छड़ी उसके सिर में घुस गई। एक अन्य व्यक्ति ने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन बांस की छड़ी उसकी हथेली को चीरती हुई उसकी छाती में जा घुसी। ब्लाइंड नदी की शुरुआत से लेकर अंत तक चला गया। उसके पीछे लाशें एक एक करके आसमान से गिर रही थीं और आखिरकार वह म्यू बेफेक के सामने आ गया। जब उनकी आकृतियां आपस में जुड़ी हुई थीं, तो किन म्यू यह नहीं देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच कितनी बार टकराव हुआ था और उन्होंने कितनी दिव्य कलाएं निभाई थीं। म्यू बेफेंग जमीन पर उतरा और 2 कदम आगे चला। इस बीच ब्लाइंड अभी भी अपने आज शब्द पर था, मैं आजली नदी को तोड़ दूंगा। मैं जानता हूं तुम कौन हो, अंधे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ छिपोगे और कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आंखें नष्ट हो जाने के बाद भी तुम में इतनी ताकत होगी। अपनी बात पूरी करते हुए म्यू बेफेक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह गांव के मुखिया के सामने बैठ गया और धीमी आवाज में अनुरोध किया, हम ली नदी संप्रदाय जीविका चलाने के लिए नदी पर निर्भर हैं। हमारी परंपरा है कि पानी में दफनाया जाए और धरती पर न रखा जाए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गांव के मुखिया ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, नदी गांव के ठीक बाहर है। मैं स्पीयर गॉड से मिलकर बिना किसी पछतावे के मर सकता हूं। म्यू बेफेन का निधन मुस्कुराते हुए हुआ। उसकी पीठ की ओर घूमते हुए किन म्यू चौंक गया, क्योंकि उसने म्यू बेफेन के सिर के पीछे एक बड़ा छेद देखा। तलवार की गोली। अनुवादक नाइनटेल, संपादक फिश अंडरस्कोर क्रीक। गांव में हर जगह पानी के तालाब और तलवारें होने के कारण घूमना फिरना काफी मुश्किल था। चारों ओर पड़ी लाशें भी एक अजीब और भयावह एहसास पैदा कर रही थीं। गांव के मुखिया ने स्थिति पर गौर किया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अपन जाओ और शवों को साफ करो और उन्हें ताबूतों में रखो। उनके शवों को जंगल में सड़ने मत दो और उन्हें नदी में मत बहाओ। इसके अलावा कागज की नावें, सारस और उनके लिए चढ़ावा जला दो। ट्रिपल लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अंत की ओर देखते हुए ठहाका लगाया, बेकार बूढ़ा अपनी कविता सुना रहा है, लेकिन ये बकवास है। ब्लाइंड गुस्से से आग बबूला हो गया और उसकी मूंछें उसकी सांसों से ऊपर की ओर उड़ गईं। तुम चाहो तो भी नहीं पढ़ सकते। तुम तो पढ़ना भी नहीं जानते। दादी सी ने तुरंत ट्रिपल को याद दिलाया, ट्रिपल, उनके शवों को पैक करते समय अच्छी चीजें रखना याद रखना। उन्हें ताबूत में भी मत रखना। हमें अभी भी कुछ मूल्यवान चीजें चाहिए ताकि हम उन्हें बेचकर सामग्री और मसाले खरीद सकें। ठीक है। ग्रेट रूइंस में सबसे मूल्यवान वस्तुएं आभूषण नहीं बल्कि मसाले और कपड़े थे। ये वस्तुएं ग्रेट रूइंस में नहीं पाई जा सकती थीं और इन्हें केवल बाहरी दुनिया से बॉर्डर ड्रैगन सिटी तक पहुंचाया जा सकता था। उसके बाद ग्रेट रूइंस के निवासी उनके लिए व्यापार करने के लिए खजाने और जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। यही कारण है कि कोई कह सकता है कि नमक सोने से भी अधिक मूल्यवान था।
हर बार दादीसी को खजाने और कुछ मवेशियों की एक गाड़ी को बॉर्डर ड्रैगन सिटी तक खींचकर ले जाना पड़ता था ताकि उन्हें कुछ मसालों के बदले में बदला जा सके। दवा विक्रेता आगे आया और किन्म्यू के हाथ पर दवा लगाई और फिर उसके घाव पर पट्टी बांधी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी प्राणशक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि तुम नंगे हाथों से तलवार पकड़ सको। अगली बार दिखावा करने की कोशिश मत करना। किन्म्यू को अपनी हथेली पर ठंडक महसूस हुई और अब उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरी तलवार नियंत्रण तकनीक अभी भी नहीं आई है। मैं अभी भी लिजियांग संप्रदाय के उस व्यक्ति जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में ऐसी शक्ति है जिसे मैं बाहर नहीं निकाल सकता। ये बहुत सामान्य बात है। बुचे की तलवार नियंत्रण तकनीक बहुत घटिया है, इसलिए वह आपको सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। औषधि विक्रेता मुस्कुराया, यहाँ कोई है जो तलवार चलाने की गहन तकनीक जानता है, लेकिन अफसोस की बात है कि वह तुम्हें सिखाना नहीं चाहता। गांव के मुखिया का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने सख्ती से कहा, औषधि विक्रेता, यहाँ बहुत पानी है, मुझे वापस अंदर भेज दो। औषधि विक्रेता मुस्कुराया, उस स्थिति में ग्राम प्रधान को एक क्षण प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि मैं अभी भी किन्म्यू के हाथों पर पट्टियां बांध रहा हूं। घावों पर पट्टी बांधने के बाद किन्म्यू ने देखा कि मूक लोहार ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाए और उसे हल्के से हिलाया। उसी क्षण हजारों तलवारें अपने आप उड़कर आईं और मूक के हाथ में मौजूद तलवार से टकरा गईं। बाकी सभी तलवारें गायब हो गईं और एक तलवार में बदल गईं, जिससे किन्म्यू को आश्चर्य हुआ। किन्म्यू भी आगे बढ़े और तलवार हिलाने के लिए उठाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। म्यूट ने एक बड़ी मुस्कान दी और कुछ आवाजें निकाली। फिर उसने तलवार को अपने हाथों में रगड़ा और तलवार जितनी ज्यादा रगड़ी उतनी ही छोटी होती गई। पलक झपकते ही तलवार एक अंगूठे के आकार की छोटी चांदी की गोली बन गई। किन्म्यू ने अपने हाथ में तलवार को देखा और उसे भी रगड़ने का मन किया ताकि देख सकूं कि क्या यह एक छोटी सी चांदी की गोली बन सकती है। ये देखकर औषधि विक्रेता ने तुरंत चेतावनी दी, इसे मत रगड़ो। मैंने अभी अभी तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधी है। उसे चिढ़ाना बंद करो मूक, नहीं तो मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूंगा। म्यूट अपनी हंसी रोक नहीं सका और उसने किन्म्यू के हाथों से उड़ती हुई तलवार छीन ली और फिर चांदी की गोली उसके हाथों में थमा दी। स्नैप! किन्म्यू ने अपने कंधों से एक तड़प सुनी जब वह चांदी की गोली के वजन से जमीन पर गिर पड़ा। म्यूट सदमे में उछल पड़ा और अपने माथे पर थप्पड़ मारा। वह भूल गया था कि इस चांदी की गोली के अंदर हजारों तलवारें जुड़ी हुई थीं। जब ये हजारों तलवारों का संयुक्त वजन था तो गोली कितनी भारी होगी। किन्म्यू को अचानक से यह बात समझ में नहीं आई और वजन के कारण स्वाभाविक रूप से उनके कंधे उखड़ गए, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही म्यूट किन्म्यू के कंधों को पीछे करने वाला था, दादीसी अचानक आ गई और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। भगवान जाने कहा। गांव के बाहर आसमान से चीखें आने लगी और दूर दूर तक फैल गईं। काले चेहरे के साथ दादीसी ने किन्म्यू के कंधे को वापस अपनी जगह पर रखा और गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, जो लोग बात नहीं कर सकते वे हमेशा सबसे शरारती होते हैं। वे हमेशा शरारती चालों से भरे होते हैं। म्यूअर, ये तलवारें माँ और बच्चों की तलवारें हैं। हजारों तलवारों में से एक माँ की तलवार है जबकि बाकी बच्चों की तलवारें हैं। जब तक आपको माँ की तलवार मिल जाती है, आप सभी बच्चों की तलवारें वापस बुला सकते हैं। हालांकि ली रिवर सेक्ट की तलवार की गोली बहुत भारी है, इसलिए अब आपके लिए इसे उठाना असंभव है। उसने तलवार उठाए और उसे म्यूट की तरह हल्के से हिलाया। तुरंत हजारों तलवारें उड़कर आईं और उस मूल तलवार में समा गईं। दादी सी मुस्कुराई और आगे बोली, तलवार को वापस तलवार की गोली में बदलने के लिए आपको इसे रगड़ने की जरूरत नहीं है। म्यूट सिर्फ आपको चिढ़ा रहा था। आपको बस अपनी महत्वपूर्ण क्यूई को माँ तलवार के साथ संगत बनाना है और यह वापस तलवार की गोली में सिकुड़ जाएगी। इसी तरह आप इस विधि का उपयोग माँ तलवार में बच्चों की तलवारों को छोड़ने के लिए कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। किन्म्यू ने उसकी हथेली में तलवार की गोली को देखा और हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। दादी, ऐसा लगता है कि आपके कमरे में ऐसी कई चांदी की गोलियां हैं। क्या वहां है? दादी ने हैरान होकर आंखें मूंद लीं। वहां है। किन्म्यू को याद आया कि दादी सी के कमरे में भी ऐसी ही चांदी की गोलियां थीं और उनकी संख्या काफी थी। उनमें से कुछ बिस्तर के नीचे बिखरी हुई थीं, जबकि कुछ बिना पहने जूतों में और कमरे के कोनों में छिपी हुई थीं। जब वह युवा थे तो वह चांदी के गोलों को कंचों की तरह इस्तेमाल करते थे और उन्हें इधर उधर फेंकते थे।
उसने तो यहाँ तक देखा कि दादी सी इन चांदी के छर्रों का उपयोग बूढ़ी मुर्गियों को पालने के लिए मुर्गी के चारे के रूप में कर रही थी। अब उसे यह सोचकर बहुत डर लग रहा था, अगर चांदी के छर्रे बूढ़ी मुर्गी के पेट में हजारों तलवारों के रूप में फूट जाएं तो यह वाकई एक भयानक दृश्य होगा। सौभाग्यवश ऐसी कोई घटना नहीं घटी। दादी सी की निगाहें झिलमिला उठी। यदि आप युवा होने पर उन्हें चुनने में सक्षम थे तो वे स्वाभाविक रूप से सामान्य चांदी के छर्रे हैं, न कि तलवार के छर्रे। किन म्यू को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने आगे कहा, मैंने दादाजी म्यूट की कार्यशाला में भी एक बहुत बड़ा संदूक देखा था। संदूक के अंदर ऐसी ही चांदी की गोलियां भरी हुई थीं। दादी सी ने किन म्यू से भी अधिक मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराईं। क्या आपको लगता है कि म्यूट इतना अमीर है? किन म्यू को उसकी बातें समझ में नहीं आईं। म्यूट वाकई कोई अमीर आदमी नहीं लग रहा था। वह साफ तौर पर ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आजीविका चलाने के लिए सिर्फ लोहारी का काम ही जानता था। दादी मुस्कुराई, ज्यादा मत सोचो, हम सभी गांव के सामान्य लोग हैं। हम सभी इतने गरीब हैं कि हमें अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम सभी विकलांग बुजुर्ग हैं, इसलिए हमारे साधारण गांव में सब कुछ सामान्य है। अगर तुम्हें शक है कि म्यूट की छाती तलवार के छर्रों से भरी है तो तुम ये भी शक कर सकते हो कि उस कोने में पानी का बर्तन भी एक खजाना है। किन म्यू ने उस पानी के बर्तन को देखा जिसके बारे में उसने बात की थी। बर्तन को कार्यशाला की छत के नीचे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए रखा गया था। हालांकि अजीब बात यह थी कि किन म्यू ने पहले कभी पानी के बर्तन को पूरी तरह से भरा हुआ नहीं देखा था। चाहे कितनी भी बारिश क्यों न हो, पानी का बर्तन हमेशा आधा भरा रहता था। इसके अलावा कढ़ाई में पानी कभी खत्म नहीं हुआ और न ही पूरी तरह से खाली हुआ। म्यूट ने लोहारी के दौरान पानी की कई बाल्टियां इस्तेमाल की, लेकिन कढ़ाई में पानी वैसा ही रहा। दादी सी ने उसकी आंखों में संदेह देखा और महसूस किया कि उसका उदाहरण गलत था, और तुरंत खुद को सुधारा। आप यह नहीं सोचेंगे कि औषधालय के दरवाजे के बाहर टूटे हुए बर्तन भी खजाने हैं, है ना? किन म्यू ने औषधालय के दरवाजे के बाहर टूटे हुए गमलों को देखा। टूटे हुए गमलों में अज्ञात जड़ी बूटियां लगाई गई थीं, साथ ही कुछ छोटे कीड़े जैसे मकड़ियां, रेशम के कीड़े और सेंटीपीड भी थे। जब गांव में अभी बाढ़ आई थी तो कुछ पानी बर्तनों में घुस गया था, जिससे कुछ कीड़े बाहर निकल आए और बर्तनों पर लड़ने लगे। अचानक एक काली मकड़ी गुस्से में उड़ी और उसके शरीर में आग लग गई। फिर मकड़ी एक मेज के आकार की हो गई और दूसरे छोटे कीड़ों पर आग उगलने लगी। आग की लपटों के बीच कुछ सुनहरे रेशम के कीड़ों के पंख उगाए और वे 1 फुट लंबे हो गए। फिर वे आग की लपटों से बाहर निकले और मकड़ी के शरीर को काटना शुरू कर दिया। औषधि विक्रेता ने अपना सिर बाहर निकाला और डांटा, जिससे कीड़े तुरंत अपने छोटे शरीर में सिमट गए और बर्तन में अच्छे व्यवहार में रहने लगे। किन म्यू का संदेह और बढ़ गया जब दादी सी ने जोर से मुस्कुराकर बुदबुदाया, ये सब सामान्य घटनाएं हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। किन म्यू ने आगे जानने की कोशिश की, दादी, क्या बाहर के लोग भी दादाजी ब्लाइंड की तरह उड़ सकते हैं? दादी सी ने सिर हिलाया, बाहर के सभी लोग उड़ सकते हैं। किन म्यू ने पूछा, क्या सभी आत्मा शरीरों के बाहर के लोग हमारे गांव के लोगों की तरह हैं? वे सभी आत्मिक शरीर हैं। क्या बाहर के लोग हमारे गांव के लोगों जितने शक्तिशाली हैं? बहुत शक्तिशाली। अन्यथा दादी और बाकी लोगों को महान खंडहर में छिपने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। हमेशा बाहर भागने के बारे में मत सोचो और अपना जीवन खोने से सावधान रहो। बाहर के लोग ब्लाइंड से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। किन म्यू को दादी की बातों पर संदेह था। अगर महान खंडहर के बाहर के लोग उतने ही शक्तिशाली थे जितना कि दादी सी ने कहा था, तो क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वे नहीं कर सकते थे? नदी के किनारे क्रिपल ने शवों को साफ किया और उन्हें ताबूतों के लिए तैयार किया। ताबूत के ढक्कनों को सुरक्षित करने के लिए लकड़ी के कीलों को हथौड़े से ठोंकते हुए उसने ताबूतों को नदी में धकेल दिया, जिससे नदी उन्हें नीचे की ओर ले जाने लगी। तेज बहाव और नीचे की ओर डूबी चट्टान के कारण इन ताबूतों को नदी में बहने में कठिनाई हुई होगी। अपनी यात्रा के बीच में ताबूत शायद टूट गए होंगे, जिससे लाशें मछलियों का भोजन बन गई होंगी। ली नदी संप्रदाय को दक्षिणी सीमा से मिटा दिया जा सकता है। ट्रिपल ने दूर तैरते ताबूतों को देखा और धीरे से कहा, संप्रदाय का नेता मर चुका है और संप्रदाय के विशेषज्ञ भी मर चुके हैं। इस संप्रदाय के लिए जीवित रहना मुश्किल है। मैं अभी जिस बारे में सोच रहा हूं वह यह मामला नहीं है। बूढ़े माँ ने दूर तक देखते हुए अपना सिर हिलाया, मैं देवताओं से नीचे नंबर 1 आदमी के बारे में सोच रहा हूं।
चूंकि म्यू बेफेक दक्षिणी सीमा में 5 स्प्राउट्स प्रांत का मुख्य गवर्नर है और उसे अनंत शांति शाही उपदेशक ने व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया था, तो क्या यह उसे चिंतित करेगा क्योंकि वह ऑर्ली नदी के 5 बुजुर्ग दोनों मर चुके हैं। ट्रिपल ने अपना सिर हिलाया और अपने अनुमान की पुष्टि की। वह निश्चित रूप से भयभीत होगा, लेकिन वह महान खंडहर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। एट नोबल बनेट एट। बूढ़ी माँ ने उसे देखा। मत भूलो, एक शाश्वत शांतिशाही उपदेशक महान खंडहरों के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन उसके पीछे पूरा शाश्वत शांति साम्राज्य है। शाश्वत शांति साम्राज्य एक संप्रदाय है जो साम्राज्य के रूप में प्रच्छन्न है। ऐसे विशालकाय व्यक्ति की नजर महान खंडहरों पर कैसे नहीं हो सकती। ये वह जगह है जहां अनगिनत खजाने आराम करते हैं। ट्रिपल का दिल थोड़ा सा धड़क उठा। क्या शाही उपदेशक और शाश्वत शांति साम्राज्य वास्तव में इतने साहसी हो सकते हैं और महान खंडहर जैसी अजीब और डरावनी जगह में कदम रखना चाहते हैं? हालांकि बूढ़ी माँ आंशिक रूप से सही थी। शाश्वत शांति साम्राज्य वास्तव में एक साम्राज्य के रूप में प्रच्छन्न एक संप्रदाय था। इटर्नल पीस एम्पायर ने मार्शल आर्ट का साम्राज्य बनाया और मार्शल आर्ट से ही उस पर शासन किया। अधिकारियों के 9 पद और 18 ग्रेड थे। ऊपरी प्रथम रैंक के इंपीरियल प्रीसेप्टर से लेकर निचले 9वें रैंक के कोर्ट शिक्षाविदों तक सभी मार्शल आर्ट से जन्मे थे। अन्य या तो संप्रदाय के स्वामी, कबीले के नेता या पंथ के नेता होते थे। जहां तक इस साम्राज्य के सैनिकों की बात है, वे सभी युद्ध कला के विशेषज्ञ थे जो युद्ध में अच्छे थे। बाहरी तौर पर वे शहरों पर हमला कर सकते थे और क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते थे, जबकि वे आंतरिक रूप से विद्रोहों को दबाने में भी सक्षम थे। वे निश्चित रूप से एक ऐसी ताकत थे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। एट नोबल बनेट एट। जब कोई संप्रदाय साम्राज्य का भेष धारण कर लेता है और साम्राज्य के तौर तरीकों का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्रों पर शासन करता है, तो सभी संसाधन एक हो जाते हैं और साम्राज्य के सभी अन्य संप्रदाय, युद्धकला के साधक, दैवीय कला के साधक भी साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं और उन्हें साम्राज्य को अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। इस तरह साम्राज्य कितना मजबूत और भयानक हो जाता है। पिछले कुछ सालों में इटर्नल पीस एम्पायर ने अपने क्षेत्रों का विस्तार जारी रखा और वे बड़े होते चले गए। उन्होंने ली रिवर सेक्ट जैसे संप्रदायों और कई छोटे देशों पर कब्जा कर लिया था। और आज शाश्वत शांति साम्राज्य का क्षेत्र महान खंडहर की सीमाओं तक फैल गया था और महान खंडहर ने उनकी प्रगति को रोक दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस साम्राज्य को रोकने वाली चीज थी ग्रेट रूइंस में मौजूद अजीबोगरीब अंधेरा। हर बार जब रात होती थी तो अजीबोगरीब अंधेरा आक्रमण करता था और जो भी अंधेरे में प्रवेश करता था उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिससे अनंत शांति साम्राज्य ग्रेट रूइंस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसके अलावा ग्रेट रूइंस में यही एकमात्र खतरा नहीं था। वहां बहुत बड़ी संख्या में अजीबोगरीब जानवर और अजीबोगरीब घटनाएं थीं, जो हर जगह को अशुभ बना रही थीं। अगर इंपीरियल प्रीसेप्टर और इटर्नल पीस एम्पायर अपने सैनिकों को ग्रेट रूइंस में ले जाना चाहते तो यह इतना आसान नहीं होता। हालांकि ग्रेट रूइंस में मौजूद खतरे इंपीरियल प्रीसेप्टर को डराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ट्रिपल इस आदमी और उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार ये वही था जिसने उसके पैर काटे थे। वहां कोई भी ऐसी डरावनी चीज नहीं थी जो उसे डरा सके, या कोई भी ऐसा खतरा नहीं था जो इस आदमी को उसके रास्ते से रोक सके। वह निश्चित रूप से महान खंडहर में प्रवेश करेगा। हो सकता है कि उस आदमी की नजर पहले से ही विशाल और विश्वासघाती महान खंडहरों पर थी। गांव में जल्द ही शांति लौट आए। छोटी सीली नदी का पानी जल्दी ही मिट्टी में समा गया। दूसरे दिन तपती धूप से जमीन सूख गई थी और बहुत सख्त हो गई थी। इस बार किनम्यू को एक तलवार की थैली मिली जो ली नदी संप्रदाय के शिष्य कियान कियू की थी। तलवार की थैली 6 फुट लंबी थी और बहुत बड़ी नहीं थी। यह एक छोटी मगरमच्छ की खाल से बनी थी और कमर के चारों ओर बांधने के लिए एक करधनी थी। इसे अपनी पीठ पर ले जाने के लिए 2 कंधे की पट्टियां भी थीं। अपनी प्राणशक्ति को तलवार की थैली में डालते ही मगरमच्छ का मुंह खुल जाता और वह म्यान और तलवार की मूठ बाहर थूक देता। जब कोई मार्शल आर्ट का अभ्यासी क्यूई को धागे में ढालकर तलवार की मूठ के चारों ओर लपेटने में सफल हो जाता था, तो वह तलवार को म्यान से बाहर निकालकर क्यूई का उपयोग करके तलवार को चलाने में सक्षम हो जाता था। पहली तलवार के म्यान से बाहर निकलने के बाद म्यान में दूसरी तलवार की मूठ दिखाई देती थी। दूसरी तलवार के म्यान से बाहर निकलने के बाद तीसरी तलवार दिखाई देती थी। इसीलिए इसे तलवार की थैली कहा जाता था। ली जियांग संप्रदाय दक्षिणी सीमा का एक तलवार संप्रदाय था। उनके पास अपनी तलवारें बनाने का एक अनोखा तरीका था।
तलवार की थैली के अंदर एक माँ तलवार छिपी हुई थी और इस माँ तलवार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह पहले से ही छोटे मगरमच्छ की खाल के साथ जुड़ी हुई थी। तलवार की थैली से निकाली गई सभी तलवारें बच्चों की तलवारें थीं। किन म्यू ने कोशिश की और 28 बच्चों की तलवारें निकाल सका। कुल मिलाकर 35 तलवारें थीं, जिनमें से 7 तलवारें उसने तोड़ दी थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक इस रहस्य का सवाल है कि ली जियांग संप्रदाय ने छोटी तलवार की थैली में 35 तलवारें कैसे छिपाने में कामयाबी हासिल की थी, उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। किन म्यू के लिए 28 तलवारें बहुत भारी नहीं थीं। उसके शरीर पर लोहे के कई वजन थे जो उसकी छाती और कमर के चारों ओर बंधे हुए थे। उसके पैरों में लोहे के जूतों के साथ मिलकर उनका वजन 100 पाउंड से ज्यादा था, जो तलवार की थैली के वजन के बराबर था। किन म्यू ने तलवार की थैली को प्रशिक्षण के रूप में ले जाने का उपयोग किया, जिससे वह लोहे के वजन से बच गया और उसके लिए घूमना आसान हो गया। हालांकि वह तलवार को नियंत्रित करने के लिए क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ था। चूंकि ली रिवर्स स्वॉर्ड मास्टरी बहुत ही सावधानीपूर्वक थी और उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक अभी तक उस मानक तक नहीं पहुंची थी। काश मैं ली नदी तलवार महारत सीख सकता। किन म्यू ने बिना आवाज किए आह भरी। ली रिवर्स स्वॉर्ड मास्टरी बहुत जटिल थी, खासकर उनकी स्वॉर्ड चेन तकनीक जो तुलना से परे अद्भुत थी। ओल्ड मा, बुचर, ट्रिपल, एपोथेक्री, ब्लाइंड तलवार कौशल के बारे में अनभिज्ञ थे। म्यूट के पास चांदी के छर्रों की एक छाती थी और दादी सी के पास भी चांदी के छर्रों जैसा कुछ था। अगर वे चांदी के छर्रे तलवार के छर्रे थे तो उन्हें तलवार कौशल में कुशल होना चाहिए। हालांकि जब किन म्यू ने दादी सी से पूछा तो उन्होंने उसे सिखाने से इनकार कर दिया। म्यूट ने भी अपने हाथों को जोर से हिलाया जैसे कि वह किसी चीज से डर गया हो। म्यूट ने चुपके से हाथ के इशारों से उसे बताया, अभी किसी से उसे तलवार चलाने की कला सिखाने के लिए मत कहो क्योंकि भविष्य में कोई उससे बेहतर उसका इंतजार कर रहा है। अगर उसने अभी तलवार चलाना सीख लिया तो वह व्यक्ति उसे भविष्य में नहीं सिखाएगा। किन म्यू को पता नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था, इसलिए वह इस मामले को एक तरफ रख सकता था। वह अभी भी महत्वपूर्ण क्यूई परिसंचरण में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया था। उदाहरण के लिए ओल्ड माँ की मुट्ठी कौशल। वह अभी भी हमला करते समय अपने पूरे शरीर में पूर्ण परिसंचरण बनाने में सफल नहीं हुआ था। संपूर्ण शरीर में प्राण क्यूई का संचार करने से शरीर की सीमाएं उसकी अधिकतम क्षमता तक बढ़ सकती हैं तथा व्यक्ति की शक्ति, चपलता और प्रतिक्रिया चरम पर पहुंच सकती है। एक बार जब थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स को उसके गहन क्षेत्र में विकसित कर दिया गया तो हथेली और मुट्ठी से हर वार से गड़गड़ाहट की ध्वनि और शक्ति निकलेगी। वह हथेली में गड़गड़ाहट प्राप्त करने के लिए केवल शैतान भगवान की शक्तिशाली शक्ति मुद्रा पर भरोसा कर सकता था, न कि थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स पर। यदि वह इस स्तर तक पहुंचने में सफल हो गया तो वह भविष्य में कियान कियू जैसे अभ्यासियों का सामना करते समय बिना किसी हथेली की चोट के नंगे हाथों से तलवारें प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। आपके पास वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी है। बूढ़ी माँ किन म्यू के पास आई और धीरे से बोली, आपकी साधना ली नदी संप्रदाय के शिष्य से कहीं ज्यादा है। आपकी मुट्ठी का कौशल, पैर का कौशल, चाकू का कौशल, कर्मचारी का कौशल, ये सब उसकी ली नदी तलवार की महारत से ज्यादा मजबूत थे। हालांकि उससे लड़ते समय आपके अंगों की हरकतें सीमित थीं, इसलिए आप उन्हें ठीक से निष्पादित नहीं कर पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। किन म्यू ने सहमति में बार बार सिर हिलाया। उसने ये भी महसूस किया था कि कियान कियू की तलवारबाजी की कला जटिल थी और उसकी तलवार चलाने की तकनीक भी उसकी उम्मीद से परे थी। दूसरी ओर तलवार पकड़ने के लिए उसकी प्रतिक्रिया बस संतोषजनक ही थी। अब इस बारे में सोचते हुए कियान कियू उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। एक चाकू का उपयोग करके 7 तलवारों को काटना और शैतानी स्वतंत्रता मुद्रा का उपयोग करके अपनी आत्मा को अपनी हथेली में खींचना दिखाता है कि किन म्यू की महत्वपूर्ण क्यूई साधना कियान कियू से कहीं अधिक मजबूत थी। बूढ़ी माँ ने आगे कहा, वास्तविक युद्ध में अनुभव के बिना आपके लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना कठिन होगा। यही कारण है कि ली नदी के 5 बुजुर्गों ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए महान खंडहर में लाया था। कोई व्यक्ति कभी भी विशेषज्ञ नहीं बन सकता है यदि वह केवल एकांत में कड़ी मेहनत से साधना करता है। इसलिए किन म्यू ने उत्सुकता से कहा। वह लंबे समय से बूढ़ी माँ और दादी सी की अनुमति का इंतजार कर रहा था कि वह अकेले शिकार पर जाए और अब आखिरकार मौका आ गया था। इसलिए मैं, दादी, ब्लाइंड और बाकी लोग कुछ चर्चा के बाद एक निर्णय पर पहुंचे। बूढ़ी माँ ने गंभीरता से कहा, तुम हमारे साथ मंदिर के मेले में आ सकते हो। मंदिर मेले में जा रहे हो? किन म्यू ने निराश भाव प्रकट किया और बुदबुदाया, क्या मैं शिकार पर नहीं जा सकती?
बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए उसके छोटे कंधे पर थपथपाया, मेले में जाना भी एक परीक्षा है। अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम अकेले शिकार करने निकल सकते हो, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। किन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मंदिर का मेला पड़ोसी गांव में एक बहुत बड़ी सभा थी। उसने दादी सी को पहले भी यह बात कहते सुना था। मंदिर का मेला हमेशा चंद्र महीने के पहले और 15वें दिन होता था। 100 मील के भीतर के पड़ोसी गांव इस सभा में शामिल होते थे और अपना सारा सामान व्यापार के लिए लाते थे। जब भी मंदिर मेले का दिन होता तो बूढ़ी माँ, कसाई, अंधी, गूंगी दादी सी, बहरी और औषधालय दादी के मंदिर में जाते, जो 7 मील दूर था। हालांकि उन्होंने किन म्यू को कभी भी दादी के मंदिर मेले में जाने की अनुमति नहीं दी और उसे गांव के मुखिया और अपन के साथ रहने के लिए मजबूर किया। क्रिप्पल की हालत उससे भी बदतर थी। दादी सी ने बताया कि क्रिप्पल में चोरी करने की आदत है और उन्होंने उसे मंदिर के मेले में जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वह पूरे मंदिर मेले को साफ कर देगा। मंदिर मेले में भाग लेने की तुलना में किन म्यू को शिकार पर जाना अधिक पसंद है। मंदिर मेले से अभी 2 दिन दूर थे, इसलिए किन म्यू ने साधना जारी रखी और कभी कभी शैतान बंदर से लड़ने के लिए डूम सेपरेशन पैलेस में चला जाता था। जब वह खाली होता तो वह अपोथेकरी की कार्यशाला में मदद करता और जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां बनाना सीखता। अपोथेकरी ने कुछ पक्षी भी पाल रखे थे जो आग की लपटों में गिरे हुए थे और खिड़की के बाहर से उड़कर दवा बनाने में मदद करते थे। दर्जनों आध्यात्मिक दवाइयां खराब करने के बाद अपोथेकरी का चेहरा हरा होने लगा था। सौभाग्य से किन म्यू ने आध्यात्मिक दवा की भट्टी तैयार कर ली थी, जिससे अपोथेकरी के चेहरे पर हल्कापन आ गया। किन म्यू ने तुरंत ही जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों की भट्टी लाकर दी, जिससे ग्रीन ड्रैगन की जीवन शक्ति में सुधार हो सकता था और वह उत्साह में डूम सेपरेशन पैलेस की ओर दौड़ पड़ा। एपोथेकरी उसे याद दिलाना चाहता था कि वह जांच ले कि जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोली का सेवन करना सुरक्षित है या नहीं, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। मैं ये भी जांचना भूल गया था कि पिछली बार औषधीय ऊर्जा का सेवन उसके लिए सुरक्षित था या नहीं। औषधि विक्रेता ने मन ही मन सोचा, चूंकि शैतान बंदर बहुत बड़ा है, इसलिए अगर वह उन्हें खा भी ले तो भी नहीं मरेगा। सब ठीक होना चाहिए, उसे रहने दो। हालांकि मुआ ने जो भी गोलियां बनाई थीं, वे लगभग मुट्ठी जितनी बड़ी थीं। क्या शैतान बंदर उन्हें खाने से नहीं मरेगा? खाओ, मजबूत बनो। घाटी में डूम सेपरेशन पैलेस में किन म्यू ने जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां निकाली जो उसने खुद बनाई थीं। शैतान बंदर पर मुट्ठी भर गोलियां हिलाते हुए उसने कहा, मजबूत मजबूत। शैतान बंदर ने अपना सिर खुजलाया और एक जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोली अपने हाथ में ले ली। जब उसने उसे निगल लिया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए वह हैरान रह गया। मजबूत। अचानक शैतान पागल हो गया और उसके पूरे शरीर पर बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसके सिर पर एक पेड़ का अंकुर भी उगाया और वह एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जो कि उस बीज से होना चाहिए था जो शैतान बंदर के बालों में उतरा था और जीवन शक्ति सुदृढ़ीकरण गोली द्वारा उत्तेजित हो गया था। उसका शरीर भी बेतहाशा बढ़ रहा था क्योंकि उसकी मांसपेशियां लगातार उभर रही थीं। उसकी हड्डियां भी मोटी हो गई थीं, जिससे शैतान बंदर फैलने से चीखने लगा। जब उसने सब कुछ तोड़ना शुरू किया तो किन म्यू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे जमीन पर पटक दिया। शैतान बंदर के जमीन पर दूसरे मुक्के ने किन म्यू को मिट्टी से ऊपर की ओर उछाल दिया और उसे एक और मुक्का मारा गया। शैतान बंदर की चीखों के बीच किन म्यू फिर से पीछे की ओर दौड़ा और उन दोनों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे उनके चारों ओर की चट्टानें टूट गईं। किन म्यू द्वारा बनाई गई जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोली खाने के बाद शैतान बंदर का शरीर बड़ा और मजबूत हो गया था। उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे किन म्यू को उसकी ताकत पर कोई मुकाबला नहीं था। फिर किन म्यू को अपनी प्राणशक्ति को अग्निगुण में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसकी उबलती प्राणशक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, उसकी पीठ पर एक विशाल ड्रैगन का निशान दिखाई दिया। ड्रैगन के 4 अंग उसके 4 अंगों से जुड़े हुए थे और ड्रैगन के पंजे उसकी हथेली पर स्थित थे, जो उसकी उंगलियों से मेल खाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर 5 पंजेज वाला ड्रैगन। अग्निगुण महत्वपूर्ण क्यूई को वर्मिलियन बड महत्वपूर्ण क्यूई के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि किन म्यू के पास वर्मिलियन बड स्पिरिट भ्रूण नहीं था और इसके बजाय एक मानव आकार का स्पिरिट भ्रूण था। उसकी पीठ पर जो ड्रैगन का निशान दिखाई दिया था वह उसकी महत्वपूर्ण क्यूई के कारण नहीं था, बल्कि थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स का प्रभाव था जो ओल्ड माँ ने उसे दिया था।
ओल्ड माँ के थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स का महत्वपूर्ण क्यूई परिसंचरण अत्यंत गहरा था क्योंकि इसके मार्ग ने एक ड्रैगन माकन बनाई जो पूरे शरीर में फैल गई। यदि थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स को ओल्ड माँ द्वारा ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट बॉडी के साथ निष्पादित किया गया था, तो लकड़ी और बिजली की विशेषताओं के साथ महत्वपूर्ण क्यूई बिजली के साथ पीछे की ओर ड्रैगन माकन को हरे रंग में बदल देगा। हालांकि चूंकि किन म्यू ने अभी तक अपने ग्रीन ड्रैगन वाइटल क्यूई को प्रशिक्षित नहीं किया था, इसलिए वह केवल वर्मिलियन बर्ड वाइटल क्यूई का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसकी पीठ पर ड्रैगन के निशान में आग के बादल थे। केवल जब वह थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक करता था तब उसके शरीर पर आग के बादल दिखाई देते थे। जब तक वह इसे करना बंद नहीं करता, यह अजीबोगरीब निशान धीरे धीरे फीके पड़ जाते और गायब हो जाते। किन म्यू के प्राणिक क्यूई परिसंचरण ने उसकी ताकत को काफी हद तक बढ़ा दिया और वह आखिरकार शैतान बंदर से मुकाबला करने में सक्षम हो गया। हालांकि चूंकि शैतान बंदर पागल हो गया था, इसलिए उसके सभी हमले अतार्किक थे और जब इसका मतलब ये था कि उसे चोट लगने वाली थी, तब भी उसे किन म्यू को पीटना पड़ा। जब दोनों चोटों से लथपथ थे और जमीन पर बेसुध पड़े हुए सांस लेने के लिए तरस रहे थे, तब लड़ाई बंद हुई। शैतान बंदर के सिर पर लगा विशाल पेड़ का कांटा पहले से ही पानी के बैरल जितना मोटा हो गया था और उस पर लाल फल उग रहे थे। जब जीवन शक्ति सुदृढ़ीकरण गोली की औषधीय ऊर्जा समाप्त हो गई तो पेड़ और आगे नहीं बढ़ सका। किन म्यू द्वारा बनाई गई जीवन शक्ति सुदृढ़ीकरण गोली में वास्तव में एक समस्या थी। औषधीय ऊर्जा हल्की और कोमल होने के बजाय बहुत मजबूत और कठोर थी। शैतान बंदर औषधीय ऊर्जा के प्रभाव से केवल अपने शरीर की मजबूती के कारण बच गया। अन्य सभी आत्मा भ्रूण क्षेत्र अभ्यासियों के लिए वे संभवतः शरीर के विस्फोट से मर गए होंगे। अब जबकि औषधीय ऊर्जा समाप्त हो गई थी, शैतान बंदर का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया, लेकिन वह अभी भी पहले से अधिक लंबा और मजबूत था। इससे किन म्यू को लगा कि उसने जो जीवन शक्ति सुदृढ़ीकरण की गोली बनाई थी, उसमें कुछ समस्याएं थीं। हालांकि शैतान बंदर के प्रदर्शन को देखते हुए समस्या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या थी भी तो वह सकारात्मक थी। उसने शैतान बंदर के सिर पर लगे फल के पेड़ से एक फल तोड़ा और छिलका उतारकर उसे खाया। फल मीठा और ताज़ा था और उसमें औषधीय खुशबू थी। शैतान बंदर उठ बैठा और उसने अपने सिर के बल उस विशाल पेड़ को उखाड़ दिया। पेड़ की जड़ें उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थीं और उसे उखाड़ने के बाद उसने धीरे धीरे खाने के लिए पत्तियों और फलों का एक गुच्छा उठाया। किन म्यू ने उसे शेष जीवन शक्ति सुदृढ़ीकरण गोलियां सौंप दी और चेतावनी दी, तुम एक बार में केवल एक गोली खा सकते हो और इससे ज्यादा कभी नहीं। इसके अलावा अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ने के लिए दूसरे अजीब जानवरों को ढूंढो और कयामत दमन महल को नष्ट मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। शैतान बंदर की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां रख लीं। किन म्यू ने जो जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोली बनाई थी वह बहुत बड़ी थी। अपोथेकरी द्वारा बनाई गई गोलियां केवल अंगूठे के आकार की थीं, जबकि उसकी अनुभवहीनता के कारण उसकी गोलियां मुट्ठी के आकार की थीं। इसलिए इस बैच में केवल 20 गोलियां थीं। एट नोबल बन एट। किन म्यू आश्वस्त महसूस करते हुए वहां से चला गया। शैतान बंदर ने उसके जाने का इंतजार किया और फिर तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से विशाल जीवन शक्ति सुदृढ़ीकरण की गोली ली और बदला लेने के लिए निकटतम अजीब जानवर के इलाके में उत्साह से दौड़ा। पड़ोस का अजीब जानवर उसका दुश्मन था। वह अक्सर बंदर के इलाके में घुस जाता था और जंगली जानवरों को छीनकर अपना पेट भरता था। उसने हाल ही में बंदर के इलाके में घुसना बंद कर दिया था क्योंकि वह कई बार बंदर से पिट चुका था और उसने चट्टान पर किन म्यू के हाथ के निशान देखे थे, जिससे उसे पता चल गया था कि यहाँ एक और मालिक है। शैतान बंदर अपने दुश्मन के इलाके में पहुंचा और गोली निगलने के बाद दहाड़ता हुआ अपने दुश्मन की ओर दौड़ा। 2 दिन बाद आखिरकार मंदिर मेले का दिन आ गया। दादी सी कपड़ों के रोल लेकर आई जबकि बूढ़ी माँ ने अपने बनाए नए फर्नीचर के टुकड़े लाए। अपात्र ने अपनी दवा की टोकरी उठाई और कसाई ने एक अजीब जानवर को गाड़ी में लाद दिया जिसे कृपल ने कल पकड़ा था। कसाई को मांस को बेचने के लिए काटना चाहिए जबकि कृपल कैशियरिंग करता है, स्पष्ट रूप से उनके कामों को विभाजित करता है। मुंह भी अपनी भट्टी और लोहारी के औजार साथ लाया जबकि बहरा अपना ब्रश, स्याही और कागज लाया। किन म्यू को बुलाकर सभी लोग गाय की गाड़ी पर सवार होकर दादी माँ के मंदिर की ओर चल पड़े। गाय की गाड़ी सामान से भरी हुई थी और दादी के मंदिर की ओर डगमगा रही थी। गाय की गाड़ी चलाते समय किन म्यू का मूड ठीक नहीं था। जब वह छोटा था तो मंदिर के मेले में जाना उसके लिए आकर्षक था, लेकिन अब जब उसके पास अधिक ज्ञान और अनुभव था तो मंदिर का मेला पहले जैसा दिलचस्प नहीं रहा।
हालांकि जब वह दादी माँ के मंदिर में पहुंचा तो किन म्यू चौंक गया। मंदिर का मेला उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा चहल पहल वाला था। दादी माँ के मंदिर के आसपास के खंडहरों में 3 मील लंबा बाजार था और हर जगह दुकानें थीं। यहाँ चहल पहल थी और लोग इधर उधर टहल रहे थे। ये लोग सिर्फ 3 मील के दायरे के कुछ गांवों से नहीं थे, बल्कि 100 मील के दायरे के सभी गांवों से थे। आधे से ज्यादा ग्रामीण यहाँ जमा थे। डूम सेपरेशन पैलेस के नक्शे पर इस जगह को सिरियस पैलेस कहा जाता था, न कि ग्रैंडमा मंदिर। किन म्यू को ये समझ में नहीं आया कि इस जगह को ग्रैंडमा मंदिर क्यों कहा जाएगा। जैसे ही गाय की गाड़ी बाजार में घुसी, किन म्यू ने देखा कि छोटी छोटी दुकानों पर कई दुर्लभ और अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं। यहाँ तक कि लोग कैंडी गूंथ रहे थे, खाना बना रहे थे और आग उगलने जैसा तमाशा कर रहे थे। कुछ लोग अजीबोगरीब जानवर, अयस्क, गहने, अपनी बेटियां वगैरह बेच रहे थे। मैं और मेरी बेटी काव फैमिली विलेज से हैं और यहाँ रुके हैं। हम उपाधियों या धन का लालच नहीं करते। बात बस इतनी है कि मेरी बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई है और अभी तक उसके मन में कोई नहीं है, इसलिए मैं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के जरिए दामाद ढूंढना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मुझे एक अच्छा आदमी मिलेगा जिसके पास बेहतरीन मार्शल कौशल हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। किन म्यू ने देखा कि सामने काफी चहल पहल थी और उसने गाय की गाड़ी रोककर देखने लगा। पता चला कि लोग अपने भावी दूल्हे की तलाश में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित कर रहे थे। पुरुष और महिलाएं अखाड़े में जमकर लड़ रहे थे। किन म्यू ने कुछ बार देखने के बाद दिलचस्पी खो दी और आगे बढ़ गया, लेकिन उसने देखा कि दादी मंदिर में इस तरह के कई अखाड़े थे। ये अखाड़े मिट्टी के चबूतरों पर बनाए गए थे और अखाड़ों में विभिन्न गांवों से आए युवा थे जो सभी अभ्यासी थे। बेशक वहां बूढ़े और भूरे बालों वाले पुरुष भी थे जो भाग लेने के लिए अखाड़े में कूद पड़े, लेकिन दर्शकों द्वारा नीचे की ओर सीटी बजाने के कारण उन्हें नीचे गिरा दिया गया। कुछ गांवों में पुरुषों की संख्या कम होती है, इसलिए ये मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं उनके लिए दामाद की तलाश करने के लिए होती हैं जो उनके साथ रह सकें। दादी सी ने किन म्यू को चेतावनी दी, उनका दामाद बनने का मतलब है कि आपको उनके साथ रहना होगा, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ लड़ाई के लिए खुजली कर रहे थे। ब्लाइंड हंसा, अगर किन म्यू ऊपर भी जाता है तो कोई बात नहीं, बशर्ते वह यहाँ के अखाड़ों में सबको हरा दे और कुछ दर्जनों युवतियों से शादी कर ले। दादी ने उसे घूरकर देखा और ब्लाइंड ने अपना मुंह बंद कर लिया तथा आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। विकलांग बुजुर्गों के गांव में दादी मंदिर में उनके स्टॉल के लिए एक निश्चित स्थान था। इन स्टॉल से पहले गाय की गाड़ी आने में ज्यादा समय नहीं लगा। किन म्यू ने बूचड़खाने को अपनी कसाईखाना स्थापित करने में मदद की, इससे पहले कि वह बूढ़ी माँ को अपना फर्नीचर नीचे ले जाने में मदद करे। जब वह सामान नीचे ले जाने का काम पूरा कर चुका तो उसने म्यूट को अपनी लोहे की भट्टी स्थापित करने में मदद की और दादी सी ने अपनी सिलाई की कार्यतालिका स्थापित करने में मदद की, इससे पहले कि वह ब्लाइंड को उसकी स्याही तैयार करने और उसके तुकांत दोहे टांगने में मदद करे। सारी तैयारियां हो जाने के बाद किन म्यू ने देखा कि ब्लाइंड एक मेज के सामने बैठा है और उसकी बांस की छड़ी से एक बैनर लटका हुआ है। बैनर पर कुछ शब्द लिखे थे, 8 भविष्य सूचक त्रिग्रामों की 6 टूटी और ठोस रेखाएं, भाग्य बताने से विपत्तियों से बचें। किन म्यू ने मन ही मन सोचा, दादा ब्लाइंड को भी भाग्य बताना आता है। अता ने भी अपनी दवा की दुकान किनारे पर लगा दी थी, जबकि कसाई ने पहले ही उस अजीब जानवर का पेट चीरकर उसका मांस टांगना शुरू कर दिया था। गांव वाले काम के लिए चिल्ला रहे थे, वे किसी भी आम आदमी की तरह ही थे। मुआ, वहां एक खाली मैदान है, वहां कुछ शब्द लटका दो। कुछ तेज स्ट्रोक के साथ डेव ने किन म्यू के लिए कुछ शब्द लिखे और उससे कहा, इसे वहां लटकाने के बाद नीचे मत आना और बस मैदान में खड़े रहना। यह आज तुम्हारा काम है। अगर तुम सूरज ढलने के बाद भी मैदान में खड़े रहे तो हम मान लेंगे कि तुमने परीक्षा पास कर ली है। किन म्यू ने शब्दों के उस सेट को देखा जिसमें लिखा था, बेजोड़ जो नदी को विभाजित करता है, महान खंडहरों में सभी 800 गांवों को बहा ले जाता है। अभी भी एक और क्षैतिज स्क्रॉल था जिस पर लिखा था, आत्मा भ्रूण क्षेत्र में नंबर 1। किन म्यू ने अखाड़े की ओर देखा और वहां 2 लकड़ी के खंभे थे जो चमक रहे थे। खंभों के बीच में एक क्षैतिज पट्टिका थी जो खाली थी, ये वह जगह होनी चाहिए जहां उसे क्षैतिज स्क्रॉल चिपकाना चाहिए। दादाजी बहरे, क्या मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा? किन म्यू ने बहरे से पूछा। इस समय उसने देव को एक और बैनर निकालते देखा जिस पर लिखा था, भाग्य बनाने के लिए शर्त लगाओ, एक बार शर्त लगाने के बाद कोई बदलाव नहीं होता। ब्लाइंड ने जाहिर तौर पर अपनी लड़ाइयों के माध्यम से भाग्य बनाने की कोशिश की थी।
इस बीच दादी सी ने ब्लाइंड के सट्टेबाजी स्टॉल पर पहले ही एक शर्त लगा ली थी। एपोथेकरी ने उत्साहपूर्वक अपनी दवाइयां स्टॉल पर रख दी क्योंकि वह घायल चिकित्सकों के अखाड़े से नीचे आने का इंतजार कर रहा था। बूढ़ी माँ बैसाखी और स्ट्रेचर बना रही थी जबकि बुचक फ्लड ड्रैगन का कीमती खून बेच रहा था जो शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक दिव्य औषधि थी। किन म्यू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये कुटिल बूढ़े आदमी और औरत व्यापार करने में बहुत अच्छे थे। बहरे, एक और नोटिस लिखो, केवल आत्मा भ्रूण क्षेत्र के अभ्यासियों को ही ऊपर जाने की अनुमति है। दादी सी ने सोचा, क्या होगा यदि कोई दिव्य कला का अभ्यासी कूद पड़े और मोए को मार डाले। मोए मंदिर मेला दुनिया को देखने के लिए एक अच्छी जगह है। बूढ़ी माँ ने बैसाखियों का एक जोड़ा तैयार किया और उन्हें फर्नीचर के सामने रख दिया और किन म्यू से बोली, ग्रेट रूइंस में कई गांव हैं और कुछ गांव वाले विशेषज्ञ हैं जो अब बाहरी दुनिया में घुल मिल नहीं सकते। ग्रेट रूइंस में जबरन रहने के बाद वे यहाँ रह गए और उन्होंने अपने शिष्यों को भी यहाँ ले लिया। केवल मंदिर मेले के दौरान ही ये लोग और उनके शिष्य यहाँ इकट्ठा होते थे। केवल मंदिर मेले में ही आप दुनिया की सभी विभिन्न तकनीकों और कौशलों को देख पाएंगे। किन म्यू को वास्तव में समझ नहीं आया और उन्होंने इस पर कुछ सोचा। मेरे पास वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है, इसलिए मेरे लिए अपनी साधना को अपने वास्तविक कौशल में बदलना कठिन था। क्या यही कारण है कि दादाजी माँ चाहते हैं कि मैं विभिन्न संप्रदायों के अभ्यासियों के साथ युद्ध करने का यह मौका लूं? बूढ़ी माँ ने सकारात्मक भाव प्रकट करते हुए कहा, यही कारण है। लेकिन बैसाखियां बेचने का क्या? किन म्यू ने हैरानी से पूछा, दादाजी ब्लाइंड ने सट्टेबाजी का स्टॉल क्यों लगाया? इसके अलावा दादाजी बुचर जो अजीब जानवर बेच रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से बार ड्रैगन नहीं है, लेकिन वह क्यों चिल्ला रहा है कि वह बार ड्रैगन का कीमती खून बेच रहा है? दादाजी एपोथेकरी ने अपनी दवा पहले से क्यों तैयार कर रखी थी? बूढ़े ने कुछ खांसते हुए कहा, यह बड़ों का काम है। तुम बच्चे हो इसलिए इतने सवाल मत पूछो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? किन म्यू केवल अखाड़े में जा सकता था और ब्लाइंड द्वारा लिखे गए शब्दों को अखाड़े के खंभों पर चिपका सकता था। कुछ ही देर बाद अधिक से अधिक ग्रामीण अखाड़े के नीचे इकट्ठा हो गए। आवाजों के उबलने से किन म्यू को लगा कि ब्लाइंड के शब्द भी अनुचित थे, लेकिन वह अभी भी उन शब्दों को आकर्षित करने वाले ग्रामीणों की संख्या से हैरान था। वह बेजोड़ नदी जो नदी को दो भागों में विभाजित कर देती है और महान खंडहरों में सभी 800 गांवों को बहा ले जाती है। कितना साहसिक कथन है। तुम केवल 11 या 12 वर्ष के लगते हो और यदि तुमने अपनी माँ के गर्भ में ही साधना शुरू कर दी होती तो भी तुम्हारी साधना औसत से अधिक नहीं होती। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक धर्मी आवाज गूंजी, क्या तुम ये शब्द लिखकर हमारे महान खंडहरों में बसे गांवों को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? किन म्यू का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, लेकिन उसने प्रतिक्रिया दी और ब्लाइंड को गुस्से से देखा। आवाज बहुत जानी पहचानी थी क्योंकि क्या ये ब्लाइंड नहीं था जिसने चिल्लाया था? ब्लाइंड की धार्मिक आवाज में एक तरह की मोहक भावना थी। जब वह आगे बोला, क्या हमारे महान खंडहरों में कोई असली आदमी नहीं है? क्या हम इस बच्चे को वहां घमंडी होने दे रहे हैं? आप में से कोई भी 11-12 साल के एक शरारती बच्चे की बात सुनकर खुद को कैसे रोक सकता है? महान खंडहरों के आदमी की अडिग आत्मा कहाँ है? जैसे ही यह कहा गया तो बहुत हंगामा मच गया क्योंकि 1 दर्जन से अधिक युवक तुरंत अखाड़े में कूद पड़े, जिससे किन म्यू का चेहरा हरा हो गया। हालांकि ग्रेट रूइंस के हमारे अच्छे लोगों को उसे नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। ब्लाइंड की आवाज हर किसी के कानों में बजने वाली एक बड़ी घंटी की तरह थी। चूंकि उसने अपना अखाड़ा स्थापित कर लिया है, इसलिए हमें नियमों का पालन करना होगा। वह यहाँ चुनौती के लिए आया है, न कि गिरोह लड़ाई के लिए। हमें अपनी बारी लेनी होगी। चूंकि यह युवक स्पिरिट एम्ब्रियो दायरे का है, इसलिए जो लोग चुनौती स्वीकार करते हैं उन्हें भी स्पिरिट एम्ब्रियो दायरे का होना होगा ताकि सभी गांवों का चेहरा न खोना पड़े। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, दर्जन भर से अधिक युवक मैदान से बाहर चले गए। केवल एक युवक ही शीर्ष पर रह गया। किन म्यू ने राहत की सांस ली और कहा, मैं वरिष्ठ भाई को कैसे संबोधित कर सकता हूं? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। कौन तुम्हारे साथ घुलमिल रहा है? युवक अचानक चारों पैरों पर गिर पड़ा और उसके शरीर में प्राणशक्ति फूट पड़ी। उसके शरीर के पिछले हिस्से पर बाघ की धारियां उभर आईं, जिससे वह बिल्कुल एक खूंखार बाघ जैसा दिखने लगा। उसकी हथेलियों और पैरों पर प्राण क्यूई से बने तीखे पंजे उभर आए। अचानक छलांग लगाकर वह किन म्यू की ओर एक क्षणभंगुर छाया की तरह तेजी से झपटा। इस झपटे के साथ किन म्यू को अचानक ऐसा लगा जैसे कि उसे एक बेहद क्रूर अजीब जानवर ने निशाना बनाया हो।
उसके चेहरे पर भयंकर हवा के साथ यह एक बाघ की दहाड़ की तरह था। यह प्रभावशाली आभा वह थी जिसकी उसे कमी थी और जिसे केवल जीवन और मृत्यु के अनुभव के दौरान ही समझा जा सकता था। अन्य गांवों के मार्शल आर्ट अभ्यासियों की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। किन म्यू की पीठ पर ड्रैगन के निशान दिखाई दिए और उसके अंगों के चारों ओर कुंडलित हो गए। उसके कदम समुद्र में बहती नदी की तरह आगे बढ़ रहे थे, लहरें गरजने जैसी लग रही थीं। उसने ब्लैक टॉर्टोइस वाइटल क्यूई से पानी की विशेषताओं का उपयोग करके थंडरक्लैप आर्ट स्ट्राइक के पहले रूप को अंजाम दिया। हालांकि वह अभी भी हथेलियों में गड़गड़ाहट हासिल नहीं कर सका, फिर भी वह बिना किसी रोक टोक के समुद्र में बहती नदी की भव्यता को उजागर करने में कामयाब रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब दोनों आपस में भिड़ गए तो किन म्यू ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया। ब्लैक टॉर्टोइस वाइटल क्यू में पानी की विशेषताओं की ताकत फूट पड़ी और वास्तव में उसकी मुट्ठी पर एक ड्रैगन के सिर का आकार बन गया, जो हिंसक रूप से आगे बढ़ा। युवक को तुरंत आश्चर्य हुआ। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। उसकी प्राणशक्ति नष्ट हो गई और वह किन म्यू के हमले से पीछे हट गया। जिस क्षण वह पीछे की ओर उड़ा, उसके दोनों पैर वास्तव में किन म्यू की छाती की ओर बढ़े। उसके पैर बाघ के पंजों की तरह बेहद तीखे थे और उसने किन म्यू की शर्ट फाड़ दी, लगभग उसका पेट चीर दिया। जल्दबाजी में किन म्यू ने एक पैर जमीन पर रखा और पीछे की ओर गिर गया, जबकि उसके दूसरे पैर ने बिजली की तरह तेज किक मारी। किक से दूसरा व्यक्ति हवा में उछला और अखाड़े से कई गज दूर जा गिरा। वह व्यक्ति उछल पड़ा और ठीक से खड़ा होना चाहता था, लेकिन अचानक उसके पैर से एक तीखी आवाज आई क्योंकि उसका पैर किन म्यू की लात से टूट गया था। औषधि विक्रेता की आवाज धीमी रही, उच्च गुणवत्ता वाली दवा जो एक दिन में टूटी हड्डियों को ठीक कर सकती है ताकि आपके शिकार में देरी न हो। बूढ़ी माँ भी चिल्लाए, ड्रैगन की आंख की लकड़ी से बनी एक जोड़ी बैसाखी, बहुत मजबूत। ब्लाइंड ने स्पष्ट आवाज में कहा, यदि आपकी किस्मत खराब है तो आप अपना भाग्य बदलने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। आपके घर में सौभाग्य लाने के लिए भाग्य पर आधारित दोहे, बधिर ने ऊंची आवाज में कहा। किन म्यू का चेहरा काला पड़ गया और उसने खुद को स्थिर किया। पहले भी ये बहुत खतरनाक स्थिति थी और वे बस यही सोच रहे थे कि वे अपना माल बेच पाएंगे या नहीं। हालांकि दादाजी माँ और बाकी लोग सही थे, मेरे पास जीवन और मृत्यु के अनुभवों की कमी है। अभी अभी जो आदमी आया था उसके पास मुझसे ज्यादा कोई साधना नहीं थी, फिर भी वह उस पल में मेरे पेट को चीर सकता था जहां उसे पीछे की ओर चोट लगी थी, लगभग हार को जीत में बदल सकता था। किन म्यू ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे इस क्षेत्र में बहुत कम अनुभव है और मंदिर मेला मेरे लिए यहाँ के ग्रामीणों के अभ्यासियों से लड़ने का एक दुर्लभ अवसर है। यह उनके युद्ध के अनुभवों को आत्मसात करने का मेरा मौका है। मुझे अंत तक इस क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए। अखाड़े के नीचे अधिक से अधिक लोग जमा हो गए, जिससे काफी हंगामा मच गया। जब पहले युवक से लड़ाई हुई थी तो सभी देख सकते थे कि किन म्यू के पास गहन साधना थी, लेकिन अनुभव की कमी थी। महान खंडहर में जीवित रहने में सक्षम होने के लिए हर गांव में मूल रूप से मार्शल आर्ट के अभ्यासी और यहां तक कि दिव्य कला के अभ्यासी भी होने चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान खंडहर बहुत खतरनाक था। सभी ग्रामीण मार्शल कौशल का सम्मान करते थे, बहादुर होना और लड़ाई में अच्छा होना जरूरी था। बहुत जल्द ही एक और व्यक्ति अखाड़े में कूद पड़ा। यह एक लड़की थी जिसके पास एक अनोखी तरह की ब्लैक टॉर्टोइस वाइटल क्यूई थी, लेकिन उसके हमले निर्दयी थे। जिस क्षण वे टकराए, उसकी वाइटल क्यूई एक विशाल सांप की तरह किन म्यू के दोनों पैरों के चारों ओर लिपट गई, उसे कसकर जकड़ लिया। उसके पैरों को बांधने के बाद वह लड़की मादा सांप की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगी और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। उसकी प्राणशक्ति बहुत ही विचित्र थी क्योंकि उसने इसे किन म्यू के चारों ओर लपेटने के लिए एक विशाल सांप में बदल दिया था। इस तरह की प्राणशक्ति शुद्ध काले कछुए की प्राणशक्ति से अलग थी, लेकिन इसे उसी का हिस्सा माना जाता था। कछुए और सांप को काले कछुए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, हालांकि उसका आत्मिक भ्रूण एक सांप होना चाहिए था, न कि एक कछुआ, जो काले कछुए की एक शाखा से संबंधित था, इसलिए उसके शरीर की गति भी अजीब थी। किन म्यू ने उसके अजीब हमले से बचाव के लिए 1000 भुजाओं वाले बुद्ध का इस्तेमाल किया और उसके शरीर की हरकतें अजीब होने के बावजूद किन म्यू को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर 1000 भुजाएं हो गई हो, क्योंकि उसके चारों ओर हाथ थे। कुछ ही देर में उसे सैकड़ों घूंसे लगे और वह बेहोश हो गई। बूढ़ी माँ ने सफलतापूर्वक एक स्ट्रेचर बेचा। ये पहली बार था जब किन म्यू को ऐसी अजीब शारीरिक तकनीक का सामना करना पड़ा था और उसे छोटी चोटें भी आई थीं, हालांकि यह अच्छा था कि यह गंभीर नहीं थी।
अखाड़े में लड़ाइयां जारी रहीं और बहुत से लोग ब्लाइंड की भाग्य बताने वाली टेबल पर शर्त लगाने के लिए आगे आए कि कौन जीतेगा। ग्रेट रूइंस में कोई निश्चित मुद्रा नहीं थी, इसलिए सभी व्यापार वस्तुओं का उपयोग करके किए जाते थे। अगर किसी को लगता था कि मूल्य लगभग बराबर है तो वे व्यापार करते थे। सट्टेबाजी के साथ भी ऐसा ही था। आभूषण, अयस्क, जेड, पशुधन के किसी भी टुकड़े का उपयोग केवल सट्टेबाजी के लिए किया जाता था। ब्लाइंड के पीछे सामान का ढेर लग चुका था। हर तरह की चीजें थीं, जैसे एक बहुरंगी पंख वाली बूढ़ी मुर्गी जो एक इंसान जितनी लंबी थी। उसकी चोंच के अंदर धारदार दांत भरे हुए थे और वह बहुत ही भयानक लग रही थी जब वह अपने पंख फड़फड़ा रही थी और तीरों की बारिश की तरह रेत को दूर फेंक रही थी। यह एक मुर्गी ड्रैगन था और कोई साधारण बूढ़ी मुर्गी नहीं थी। यह एक ड्रैगन और एक मुर्गी की संतान है। भले ही इसके शरीर में ड्रैगन का खून ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके द्वारा दिए गए अंडे खजाने माने जाते थे। अगले मैच में ये बेचारा साधु मेरे शिष्य की जीत पर दांव लगाएगा। अचानक बुद्ध के कई नामों में से एक नाम सुनाई दिया जब एक बूढ़ा भिक्षु भाग्य कथन करने वाले स्टॉल के सामने घुसा और उसने अपनी भिक्षुक छड़ी को मेज पर रख दिया और मेजों के पैरों को जमीन में दबा दिया। बूढ़ा भिक्षु ब्लाइंड के सामने बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर बोला, ये दांव है। कौन बेचारे भिक्षु के साथ दांव लगाने की हिम्मत करेगा? ब्लाइंड ने सख्ती से पूछा, ग्रेट थंडर क्लैपमट। बूढ़े भिक्षु ने उत्तर दिया, ग्रेट थंडर क्लैपमट। ब्लाइंड ने बूढ़ी माँ की ओर देखा और कहा, बूढ़ी माँ, आप इसे संभालिए। बूढ़े माँ ने अपने हाथ की बैसाखी नीचे रख दी और बूढ़े साधु के सामने बैठ गए। बूढ़े साधु ने अपना सिर उठाया और भावशून्यता से बूढ़ी माँ को देखा, छोटे भाई। एट नोबल बनेट एट। बूढ़ी माँ ने उदास चेहरे से उत्तर दिया, बड़े भाई, आपने हमारे महान थंडरक्लैप मठ के नियमों को तोड़ते हुए इसकी दिव्य कलाओं को दूसरों को प्रदान किया था। बूढ़े भिक्षु की सफेद भौं झुकी हुई थी और वह धीरे से बोल रहा था, उस समय आपने अपना हाथ काटकर मठ में भेज दिया था और कहा था कि आपने हमारे महान वज्रपात मठ की दिव्य कलाएं हमें वापस लौटा दी हैं। आपका हाथ अभी भी 1000 बुद्ध शिवालय के भीतर है। अब आपने अपने शब्दों से पलटकर हमारे महान वज्रपात मठ की दिव्य कलाएं उस युवा को दे दी हैं। 37 इतनी तेज कि बहरे भी सुन सके। अनुवादक, नाइनटेल संपादक, फिश अंडरस्कोर क्रीक। बूढ़ी माँ की छाती ऊपर नीचे हिल रही थी। जाहिर है वह शांत मूड में नहीं था और उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने अपना हाथ काटकर ग्रेट थंडरक्लैप मठ को भेज दिया ताकि दिव्य कला वापस आ सके, तो मठ को मुझे क्यों ढूंढना पड़ा और मेरे परिवार को क्यों अलग करना पड़ा? चूंकि मठ मेरी मृत्यु के लिए उत्सुक है तो मैं ग्रेट थंडरक्लैप मठ की दिव्य कला को क्यों नहीं दे सकता? बूढ़े भिक्षु ने अपना सिर हिलाया, कनिष्ठ भाई, एक भुजा सभी दिव्य कलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बूढ़ी माँ ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे पास जो दिव्य कलाएं हैं वे सभी ग्रेट थंडरक्लैप मठ से नहीं आई हैं। क्या तुम मेरी अन्य दिव्य कलाओं को भी नष्ट करना चाहते हो? मैं मूल रूप से ग्रेट थंडरक्लैप मठ से हो सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथों पर भरोसा करके अपना रास्ता बनाया। उस समय तुम में से किसी ने भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। तुमने तब तक इंतजार किया जब तक कि मेरी पत्नी और बेटा नहीं हो गए, फिर तुम मेरे पास आए। मैं अपनी पत्नी और बेटे की सुरक्षा के लिए एक हाथ बलिदान करने को तैयार था और तुम्हें तुम्हारे ग्रेट थंडरक्लैप मठ की दिव्य कलाएं लौटा दी। उसका चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम सबने मुझे ढूंढना जारी रखा और मेरे परिवार को तोड़ दिया। बूढ़े भिक्षु की सफेद भौहें सिकुड़ गईं। नियम तो नियम होते हैं, जो बदला जा सकता है वह नियम नहीं है। नश्वर लोगों की अशिष्ट दुनिया ने आपकी साधना को बाधित कर दिया था। कनिष्ठ भाई, हमारा उद्देश्य आपको मारना नहीं था, बल्कि आपको सांसारिक कष्टों के रसातल से बचाना था और साधना जारी रखने के लिए ग्रेट थंडरक्लैप मठ में वापस लौटना था, ताकि आप अपने प्रयासों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से बुद्धत्व प्राप्त कर सकें। यदि आपने उस समय अपने नश्वर हृदय को नहीं हिलाया होता और ग्रेट थंडरक्लैप मठ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं किया होता, तो ग्रेट थंडरक्लैप मठ का रुलाई स्थान आपका होता। यदि आप मेरे साथ लौटने को तैयार हैं, तो ओल्ड रुलाई निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। रुलाई स्थान अभी भी आपका होगा। वापस करना। बूढ़ी माँ अचंभित थी, चूंकि मैंने उस समय लोगों को मारकर अपना रास्ता निकाला था। अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो स्वाभाविक रूप से मुझे वापस जाने के लिए लोगों को मारकर अपना रास्ता बनाना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूढ़े भिक्षु का चेहरा उदास हो गया और उसने आह भरते हुए कहा, रुलाई बहुत निराश होगा। अखाड़े में मौजूद युवक आपका शिष्य है। आपने उसे थंडरक्लैप 8 प्रहार सिखाए और फिर भी आपने उसे ग्रेट थंडरक्लैप मठ की साधना विधि, रुलाई के महायान सूत्र की शिक्षा नहीं दी।
किन म्यू को देखते हुए, जो अखाड़े में एक अन्य युवक के साथ लड़ रहा था, उसने कहा, रुलाई का महायान सूत्र शैतानों को वश में करने की तकनीक है। इस साधना पद्धति की साधना के बिना, चाहे उसका थंडरक्लैप 8 प्रहार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल प्रभावशाली लगेगा लेकिन बेकार है। आज मैं अपने शिष्य को आगे लाया हूं, आओ और अपने वरिष्ठ चाचा मिंग शिन से मिलो। उसके पीछे एक दुबला पतला युवा भिक्षु अपने हाथ में बौद्ध प्रार्थना की माला लिए हुए आगे आया और उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। वरिष्ठ चाचा। बूढ़े भिक्षु की सफेद भौहें ऊपर की ओर उठी और उसने कहा, मिंग शिन भी एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र का अभ्यासी है। मेरे भिक्षु कर्मचारी को दांव पर लगाने के साथ क्या छोटा भाई मेरे दांव से मेल खाएगा? दादी सी ने अपनी भौहें उठाई और कुछ कहने ही वाली थी कि बूढ़ी माँ ने भावशून्य चेहरे से जवाब दिया, सारे नियम और मठवासी अनुशासन बकवास है। मैं तुम्हारा दांव खेलूंगी। तुम्हारे खखरा भिक्षु कर्मचारियों के लिए मेरा सिर कितना मूल्यवान है? बूढ़े भिक्षु ने सिर हिलाकर जवाब दिया, उनकी कीमत लगभग एक समान है। ब्लाइंड ग्रैनी सी और अपोथेकरी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वे ओल्ड माँ को ऐसा न करने के लिए मनाना चाहते थे, लेकिन वह दृढ़ था, अगर मुंह हार जाता है तो तुम मेरा सिर वापस ग्रेट थंडरक्लैप मठ में रुलाई से मिलने के लिए ले जाओगे। अगर मुंह जीत जाता है तो तुम अपना भिक्षु स्टाफ यहीं छोड़ दोगे और जितना हो सके भाग जाओगे। बहुत बढ़िया। एट नोबल बनेट एट। बूढ़े भिक्षु ने युवा भिक्षु मिंग शिन का सामना किया और उससे कहा, आज आपके गुरु मैं गद्दार से ग्रेट थंडरक्लैप मठ की दिव्य कलाओं को वापस लाऊंगा। यदि आप जीतते हैं तो यह आपकी योग्यता होगी। मिंग शिन ने सिर हिलाया और मैदान की ओर चल दिया। अखाड़े में वह युवक जो किन म्यू के खिलाफ लड़ रहा था, तलवारबाजी में माहिर था और ली नदी के 5 शिष्यों में से वरिष्ठ भाईक्वो के समान ही रास्ता अपनाता था। उसकी खजाने की तलवार उसके शरीर से 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि जो बात अलग थी वह ये थी कि उसकी तलवार उतनी बड़ी नहीं थी। यह एक छोटे खंजर की तरह थी जो 8 इंच लंबी थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये छोटी तलवार हमेशा अजीब जगहों से बाहर निकलती थी, जैसे बगलों के नीचे और जांघों के बीच से। कभी कभी तो ये प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों में भी घुस जाती थी और जब किन म्यू का सामना उसके साथ होता था तो उसकी आस्तीन से बाहर निकल आती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी तलवार नियंत्रण तकनीक के इस उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ वह ली रिवा के शिष्य कियान क्यू से कमजोर नहीं था और वास्तव में वरिष्ठ भाईक्वो से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा इस व्यक्ति को युद्ध तकनीक में भी बहुत महारत हासिल थी। उसकी हस्तरेखाएं बहुत जटिल थीं और उसका व्यवहार एक विशाल पर्वत जैसा था। उसकी हथेली से निकलने वाली शक्ति के साथ उसकी हथेली से पर्वतीय शिराएं निकलती थीं। हालांकि अखाड़े में जीत पहले ही तय हो चुकी थी। किन म्यू की महान शक्ति और फुर्तीले कदमों के साथ युवक को पहले ही संघर्ष के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था। किन म्यू की घनी प्राणशक्ति ने सीधे उसकी प्राणशक्ति को कुचल दिया था। किन म्यू ने 9 ड्रैगनों के तूफान को अंजाम दिया था और भले ही बल की केवल 3 परतें ही फूटी थी, लेकिन इसने पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी के दिल के नीचे को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस प्रकार चाहे उसकी तलवार की महारत कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, परिणाम पहले से ही पत्थर में तय था। किन म्यू अव्यवस्थित तरीके से भागा, ठीक वैसे ही जैसे घास में हजारों सांप बेतरतीब ढंग से रेंग रहे हों। वह अचानक पूर्व और अचानक पश्चिम की ओर, कभी आगे और कभी पीछे की ओर युवक को भ्रमित कर रहा था कि उसका हमला कहां से हो रहा है। अगले ही पल उस आदमी को अपने दिल के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह किन म्यू द्वारा मारा गया था। जैसे ही युवक जमीन पर उतरा, वो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने मैदान में खड़े किन म्यू की ओर झुककर अपना आभार व्यक्त किया, मेरे प्रति नरमी बरतने के लिए धन्यवाद छोटे भाई। हालांकि अभी अभी किन म्यू की हथेली ने उसके दिल के पिछले हिस्से पर बहुत जोर से दबाव डाला था, लेकिन ये दबाव हिंसक नहीं था और इससे उसके दिल को कोई चोट नहीं पहुंची थी। अन्यथा किन म्यू की ताकत से वह आसानी से अपने सभी अंगों को चकनाचूर कर सकता था। क्या छोटे भाई को आराम की जरूरत है? मिंग शिन, जो चुपचाप वहां इंतजार कर रहा था, उसने किन म्यू द्वारा इस युवक को हराने के बाद ही पूछा। किन म्यू की नजर उसके शरीर पर पड़ी। भिक्षु बहुत युवा था और उसने सफेद बौद्ध वस्त्र पहना हुआ था जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके पैरों के जूते भी सफेद थे, जबकि वह बहुत साफ सुथरा भी था। अपने बाल मुंडाए होने के बावजूद वह अभी भी काफी सुंदर लग रहा था, जिससे लोग उसे देखकर अनुकूल धारणा बना लेते थे। जैसे ही वह जवाब देने वाला था कि उसने आराम नहीं किया, दादी सी की आवाज अचानक गूंजी, आराम करो, तुम्हें निश्चित रूप से आराम की जरूरत है। किन म्यू को दादी सी की वजह समझ में नहीं आई,
लेकिन फिर भी उन्होंने दादी की बात मान ली और आराम करने बैठ गए, खुद को फिर से स्वस्थ अवस्था में लाने के लिए। उनकी ओवरलोड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक दौड़ते हुए साधना करने के लिए उपयुक्त थी, इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यासियों का सामना करने के बावजूद उनकी महत्वपूर्ण क्यूई बहुत कम नहीं हुई और अभी भी अपने चरम पर थी, हालांकि उनके शरीर में थोड़ी थकान थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दादी सी ने पानी का 1 कप लाया और किन म्यू को देते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मुआ, चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें जीतना ही होगा और हारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हारे दादाजी माँ ने उस बूढ़े गंजे के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाई थी। किन म्यू का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत बूढ़ी माँ की ओर देखा। बूढ़ी माँ के चेहरे पर एक उदासीन भाव था और उसकी आवाज ऊपर तक पहुंची, मुआ, बेजोड़ अधिपति शरीर कभी नहीं हारेगा। मुझे तुम पर विश्वास है। माँ के ऐसा कहने के बावजूद किन म्यू अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। गांव में सभी लोग उसके परिवार के सदस्य थे, लेकिन दादी सी के बाद बूढ़ी माँ ही उसके सबसे करीब थी। उस समय बूढ़ी माँ ही थी जिसने एक हाथ से पत्थर की मूर्ति को दादी सी के साथ नदी से बाहर निकाला था, जिससे उसकी जान बच गई थी। यदि वह हार गया होता तो क्या वह बूढ़ी माँ की मृत्यु का कारण नहीं बनता? इस समय अपोथेकरी ने भी भौहें सिकुड़ी। बूढ़ी माँ का मानना था कि किनम्यू बेजोड़ अधिपति शरीर था और उसने उस पर भरोसा किया, लेकिन किनम्यू आखिरकार अधिपति शरीर नहीं था। अब उसे गांव के मुखिया की मदद करके सफेद झूठ को छुपाने का पछतावा होने लगा था। अगर उसने पहले ही उन्हें सच बता दिया होता तो बूढ़ी माँ अपनी जान जोखिम में नहीं डालती। केवल इसलिए कि बूढ़ी माँ को किनम्यू पर भरोसा था, क्या वह उस बूढ़े भिक्षु के साथ अपने जीवन का दांव लगा देगी? अचानक अपोथेकरी ने एक खतरनाक नजर दिखाए, अगर मुआ हार गया तो हमें बस बूढ़े गंजे और जवान गंजे को मारना होगा। हम बूढ़ी माँ को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। अखाड़े में किनम्यू ने अपनी भावनाओं को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब ये लड़ाई उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों के जीवन से संबंधित थी तो वह अपनी भावनाओं को कैसे शांत कर सकता था। मूक ने कुछ हाथ के इशारे और आवाजें की, जबकि अंध ने अपनी बैसाखी पर खुद को टिकाते हुए जल्दी से कहा, उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मंदिर मेला एक परीक्षा है। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो वह बड़ा हो जाएगा। अगर वह इसे पास नहीं कर पाया तो वह अभी भी एक छोटा बच्चा ही रहेगा। एक क्षण के बाद किनम्यू धीरे से उठे और अपने सामने खड़े दुबले पतले युवा भिक्षु को देखा। भिक्षु, क्या बुद्ध आपके हृदय में मौजूद है? मिंग शिन ने अपनी हथेलियां जोड़कर गंभीरता से उत्तर दिया, बुद्ध हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। फूश। किनम्यू ने एक धुंधली सांस छोड़ी। उसकी प्राणशक्ति बहुत अधिक प्रबल और तीव्र हो गई। दरअसल उसके छोटे से शरीर से एक अनुशासनहीन और बेकाबू आत्मा निकल रही थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके शरीर से बह रही आत्मा ने लोगों को एक विशाल देवता की तरह वीरतापूर्ण एहसास कराया। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि बहरे भी सुन सकते थे, मेरे दिल में कोई भगवान, कोई बुद्ध और कोई शैतान नहीं है। मैं भगवान, बुद्ध और शैतान हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, बूढ़ी माँ के सामने बैठे बूढ़े भिक्षु ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया और अपना सिर घुमाकर किनम्यू की ओर देखा। रुलाई का महायान सूत्र। अनुवादक नाइनटेल, संपादक फिश_क्रीक। छोटे भिक्षु मिंग शिन ने जब ये सुना तो वह क्रोधित हो गया और किनम्यू पर चिल्लाया, विद्रोही, बुद्ध का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किनम्यू ने मुस्कुराहट दिखाए और उसका दिल शांत हो गया। उसकी आंखों में अतुलनीय आत्मविश्वास झलक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि चाहे ये छोटा भिक्षु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो या उसके पास कितनी भी तकनीक क्यों न हो, वह पहले ही अपने मन की स्थिति में उससे हार चुका था। बूढ़ी माँ के सामने बैठा बूढ़ा भिक्षु झिझका। किनम्यू ने जो कहा था वह विद्रोही लग रहा था, क्योंकि उसने न केवल बुद्ध का अपमान किया था बल्कि भगवान और शैतान का भी अपमान किया था। हालांकि उसके कानों में यह विद्रोही नहीं लग रहा था, बल्कि इसके बजाय वे ज्ञान के शब्द थे। आपके हृदय में बुद्ध न होते हुए भी आप बुद्ध बन सकते हैं। जब तक आपके हृदय में कोई बुद्ध है, आप कभी भी बुद्ध नहीं बन सकते। यदि आपके हृदय में शैतान नहीं है तो आप शैतान बन सकते हैं। जब आपके दिल में शैतान है तो आप कभी शैतान नहीं बन सकते। मिंग शिन की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं थी, इसलिए वह उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन बूढ़ा भिक्षु समझ गया। बूढ़ा भिक्षु इस शब्द का सही सार तभी समझ पाया था जब वह दिव्य सत्ता क्षेत्र में पहुंचा था। हालांकि अब जीवन और मृत्यु क्षेत्र में साधना करने के बावजूद वह अपने हृदय में बुद्ध को नहीं तोड़ सका। साधना जितनी गहरी होती है उतना ही व्यक्ति ईश्वर और शैतान की शक्ति को समझता है, और रुलाई कितना उल्लेखनीय है।
ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। इस लड़के ने भी यही तर्क दिया था, जिससे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि इस लड़के ने वास्तव में कहा था कि उसने अपने दिल में भगवान और बुद्ध को तोड़ दिया है। किन म्यू की उम्र बहुत कम थी और निश्चित रूप से वह इस वाक्य के सच्चे सार के संपर्क में नहीं आ सकता था। चूंकि वह सच्चे सार के संपर्क में आने में असमर्थ था, इसलिए वह अपने दिल में भगवान और बुद्ध को कैसे तोड़ पाया। अपने हृदय में भगवान और बुद्ध को तोड़ने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना से गुजरना होगा और ज्ञान प्राप्त करना होगा, अन्यथा बुद्ध अभी भी बुद्ध रहेंगे और भगवान अभी भी उसके हृदय में भगवान रहेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वैसे भी उसने हमारे महान थंडरक्लैप मठ की भव्य तकनीक नहीं सीखी है, इसलिए चाहे उसकी मानसिकता कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह अभी भी मिंग शिन को हराने में सक्षम नहीं होगा। वृद्ध भिक्षु ने नीचे की ओर देखा और ऐसा लगा कि वह शांत हो गया है और परिणाम के बारे में उसके मन में कुछ नहीं है। अखाड़े में मिंग शिन का दुबला शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वह एक दिव्य, गंभीर और महान बुद्ध है, और उनकी आत्माओं पर अतुलनीय दबाव पड़ रहा था। अखाड़े के नीचे विभिन्न गांवों से सभी लोग एकत्र हुए थे। वे सभी युद्ध में व्यस्त थे और काफी हंगामा कर रहे थे, लेकिन जब मिंग शिन के शरीर से एक सुनहरी चमक निकली तो आवाजें तुरंत गायब हो गईं, बिल्कुल शांत हो गईं। उन्होंने लगभग एक साथ अपने मुंह बंद कर लिए थे, मानो उन्होंने अपने चेहरे पर एक गगनभेदी चीख सुनी हो। ये बौद्ध धर्म की साधना पद्धति है, रुलाई का महायान सूत्र। ये साधना पद्धति अन्य संप्रदायों की साधना पद्धति से भिन्न थी। वे जिस मार्ग पर चलते थे वह बाहर से भीतर की ओर जाता था। बाहर का अर्थ था शरीर का बाहरी भाग, शरीर जो इस प्रकार निरपेक्ष हो गया था, और भीतर का अर्थ था हृदय, हृदय जो इस प्रकार निरपेक्ष हो गया था। बौद्ध धर्म ने उन्हें निरपेक्ष शरीर और निरपेक्ष हृदय कहा है। यद्यपि मिंग शिन ने केवल परम शरीर स्तर तक ही साधना की थी, लेकिन बुद्ध की छवि के प्रकट होने पर यह उनके चेहरों पर एक गगनभेदी जयघोष के समान था। दादी सी और बाकी लोग फिर से घबरा गए। मिंग शिन ने अभी तक हमला नहीं किया था और उसके व्यवहार ने पहले ही किन म्यू की लड़ाई की भावना को हतोत्साहित करने के लिए अपनी ताकत की गंभीरता प्रदर्शित कर दी थी। कोई ये पूछ सकता है कि बुद्ध पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा। किन म्यू ने हिम्मत की। किन म्यू का शरीर और दिल एक साथ आ गए, उसके बाद उसका दिल और दिमाग, दिमाग और मुट्ठी, मुट्ठी और क्यूई, क्यूई और शरीर, सभी एक साथ आ गए और उसका आत्मा भ्रूण भी उसके शरीर के साथ चला गया। अपने शरीर और आत्मा के साथ मिलकर उसने 9 ड्रैगन के तूफान को अंजाम दिया। किन म्यू के पैरों की गति कृपल के स्वर्ग चुराने वाले दिव्य पैरों जैसी थी, जिसकी गति बहुत तेज थी। मिंग शिन की पलक झपकने से पहले ही किन म्यू उसके सामने पहुंच गया था, और इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, किन म्यू का शक्तिशाली मुक्का उसकी छाती पर लगा था। 9 ड्रैगनों के तूफान में एक मुक्का में छिपी हुई शक्ति की 9 परतें शामिल थीं। पहली परत एक ज्वाला ड्रैगन की तरह थी जो किन म्यू की मुट्ठी से निकलकर मिंग शिन की छाती में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार धमाका हुआ। मिंग शिन के शरीर में सुनहरी चमक अचानक तीव्र हो गई और एक विशाल सुनहरी घंटी धीरे धीरे प्रकट हुई। किन म्यू की शक्ति की दूसरी परत पहली के बाद आए। शक्ति की दूसरी परत ट्विन ड्रैगन्स ट्विस्ट थी। जब वह मिंग शिन की छाती की ओर सुरंग बना रहा था, तो दोनों ड्रैगन एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे। डांग। घंटी की एक और आवाज गूंजी। चूंकि दोनों सेनाएं बहुत तेजी से आ रही थीं, इसलिए वे लगभग एक ही समय पर बज उठी, जिससे एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उसके बाद ये टेम्पेस्ट ऑफ द 9 ड्रैगन्स की तीसरी ताकत थी। 3 ड्रैगन्स रॉक स्मैश, जिसके बाद 4 ड्रैगन्स पाउंस, 5 ड्रैगन्स डेविल पर्ज, 6 ड्रैगन्स रीइंकार्नेशन और 7 ड्रैगन्स क्रैशिंग द सीज थे। एक के बाद एक बल की 7 परतें फूटने के साथ घंटी लगातार 7 बार बजी और मिंग शिन के शरीर के चारों ओर की सुनहरी चमक अंततः मंद हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दुबला पतला छोटा भिक्षु एक कदम पीछे हट गया। बल की 8वीं परत 8 डिवीजन स्काई ड्रैगन फोर्स आगे बढ़ी और मिंग शिन को फिर से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। किन म्यू की 9वीं परत 9 ड्रैगन टेम्पेस्ट भी आगे बढ़ी और मिंग शिन के शरीर के चारों ओर की सुनहरी चमक बिखर गई। किन म्यू हैरान रह गया। यहां तक कि शैतान बंदर भी 9 ड्रैगनों के तूफान की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सकता था। हर बार जब किन म्यू ने इसके साथ लड़ाई की थी, तो वह हमेशा बल की 6ठी या 7वीं परत पर रुक गया था, ताकि वह शैतान बंदर को गंभीर रूप से घायल न कर दे। हालांकि मिंग शिन ने बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया और बल की सभी 9 परतों को सामने से रोक दिया। दादी सी की सलाह मानते हुए उसने अपनी ताकत नहीं रोकी और अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया।
उसने अपनी आत्मा भ्रूण दिव्य खजाने की शक्ति भी जुटाई थी, लेकिन उसने मिंग शिन को केवल कुछ कदम पीछे धकेल दिया। आपको थंडरक्लैप आर्ट स्ट्राइक्स की सच्ची शिक्षाएं नहीं मिली। मिंग शिन ने हरकत की और उसके तलवों के नीचे की प्राणशक्ति फट गई। अपनी तेज गति के साथ उसने अपनी हथेली उठाई और गड़गड़ाहट की आवाज निकली। सिर्फ एक मुक्का मारने पर ड्रैगन की दहाड़ वास्तव में सुनी जा सकती थी। बूम! इससे पहले कि पंच किन म्यू पर पड़ता, वह मिंग शिन की महत्वपूर्ण क्यूई को हरे ड्रैगन में बदलते हुए देख सकता था। ये हल्का होने के बावजूद ड्रैगन खतरनाक और बेहद अत्याचारी लग रहा था। टेम्पेस्ट ऑफ द नाइन ड्रैगन से बल की पहली परत ने वास्तव में उसकी प्राणिक क्यूई से एक आकृति बनाई। इससे पता चला कि उसकी प्राणिक क्यूई भी बहुत सघन थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास थंडरक्लैप आर्ट स्ट्राइक्स के लिए पूरी तरह से मेल खाने वाली साधना पद्धति थी। ये वह चीज थी जिसकी किन म्यू में कमी थी। किन म्यू ने सीधे वार झेला और महसूस किया कि बल की पहली परत असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि इससे पहले कि वह पहले वार को पूरी तरह से झेल पाता, बल की दूसरी परत ने ट्विन ड्रैगन ट्विस्ट के साथ पीछा किया। उसके प्राण क्यूई द्वारा बनाए गए दो ड्रैगन मुड़ गए, जिससे किन म्यू की भुजाएं टेढ़ी हो गईं। बल की तीसरी परत ने उसके हाथों पर सीधा प्रहार किया। किन म्यू के हाथ से खून के छींटे निकले और वह पीछे हटने लगा। उसके पैरों के नीचे अखाड़ा रौंदने के कारण पत्थर भी बेतरतीब दिशाओं में उड़ रहे थे। जैसे ही चार ड्रैगन क्यूई उसकी ओर झपटे, किन म्यू ने घुराघुराहट की और उसकी महत्वपूर्ण क्यूई उसकी आंखों में चली गई, जिससे स्वर्ग की आंखें तुरंत जाग उठीं। उसके हाथ में मौजूद महत्वपूर्ण क्यूई एक लंबे भाले में बदल गई और चार ड्रैगनों को छेदते हुए मिंग शिन की हथेली पर एक खनक के साथ चुभ गई। इससे पहले कि मिंग शिन के 5 ड्रैगन शैतान पर्च फूट पाते, उसकी महत्वपूर्ण क्यूई इस भाले द्वारा नष्ट हो गई। जब दो प्रकार की शक्तियों में टकराव हुआ, तो किन म्यू की प्राणशक्ति द्वारा निर्मित भाला भी नष्ट हो गया। किन म्यू ने अपनी भौहें उठाई और मिंग शिन की हथेली को देखा। भाले से उसकी हथेली में छेद हो गया था, जिससे खून की एक बूंद बह रही थी। किन म्यू की भुजाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और उसका घाव मिंग शिन से भी अधिक गंभीर था। एट नोबल बन एट। किन म्यू ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसकी प्राणशक्ति अचानक प्रज्वलित होने लगी थी और वह मिंग शिन की ओर दौड़ा। एकाकी पूर्वी समुद्र पर वसंत की गड़गड़ाहट। इस बार उसने पानी का गुण इस्तेमाल नहीं किया और उसकी जगह आग का इस्तेमाल किया। यह ऐसा था जैसे आसमान से समुद्र में उतरती हुई आग की एक धधकती नदी समुद्र को जलाने की कोशिश कर रही हो। मिंग शिन ने बिना हिले डुले अपना हाथ उठाया और उसका स्वागत किया। उसकी आंखें बहुत साफ थीं। खेती की विधि के बिना सब कुछ बनावटी है और केवल प्रभावशाली दिखता है। मिंग शिन ने भी लोनली ईस्ट सी पर स्प्रिंग थंडर को अंजाम दिया और उसकी हथेलियों से गरज के साथ आत्माएं नष्ट हो गईं। किन म्यू का उग्र व्यवहार तुरंत ही बिखर गया और इस समय किन म्यू ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और वे आग की लपटों में जल उठे। हाथों को चाकुओं की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने पागल शैतान की तरह मिंग शिन की ओर वार किया। सुअर वध चाकू कौशल। पूर्व समुद्र 1000 परत लहरों पर सूर्य। यह एक बेहद पागलपन भरा कदम था क्योंकि बुचे के चाकू कौशल के लिए पागल हुए बिना सर्वोच्च शक्ति को उजागर करना कठिन था। एक विशाल सूर्य के उदय होने के साथ साथ लहरों की हजारों परतों का एक दूसरे पर ओवरलैप होना भी जरूरी था। अपने रास्ते में आने वाली हर शक्ति को काटने और चकनाचूर करने के लिए बेजोड़ चाकू शक्ति का उपयोग करना। स्लैश 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 स्लैश। हजारों लहरों का एक दूसरे से टकराना और हजारों चाकुओं का एक दूसरे से टकराना। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे काटा न जा सके और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे तोड़ा न जा सके। मिंग शिन का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन इसके बजाय किन म्यू ने भौहें सिकोड़ लीं। वह देख सकता था कि मिंग शिन थंडरक्लैप आर्ट स्ट्राइक 1000 सशस्त्र बुद्ध के 8वें रूप को अंजाम दे रहा था। इस छोटे भिक्षु की हथेली उसकी हथेली से मिली और ऐसा लगा जैसे कोई बुद्ध अपनी 1000 भुजाओं से उसके पागल चाकुओं को रोक रहा हो। किन म्यू का दिल थोड़ा डूब गया। उसके हाथ असली चाकू नहीं थे। मिंग शिन की रक्षा बहुत मजबूत थी। उसके हाथ काटना मुश्किल था। तो मैं और तेज चलूंगा, और तेज और तेज, इतनी तेज कि तुम मेरे चाकू नहीं पकड़ पाओगे। तूफानी शहरों में आधी रात की लड़ाई। किन म्यू एक पागल शैतान की तरह था और वह पागलों की तरह वार करता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था जो तेज 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 था, इतना तेज कि वह बुद्ध का सिर काट सके। इस दुनिया में ऐसा कोई सुअर नहीं है जिसे सुअर काटने वाला चाकू न मार सके। किन म्यू ने बेरहमी से चिल्लाया क्योंकि उसकी प्राणशक्ति अनियंत्रित हो गई थी। डांग 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 डांग।
मिंग शिन ने 1000 भुजाओं वाले बुद्ध का इस्तेमाल करके उसे रोका और अचानक वह किन म्यू के हाथ के चाकू से चूक गया क्योंकि वह उसके गले पर लगा। उसके शरीर की रक्षा करने वाली बड़ी घंटी ने एक रिंग बनाई। उसके बाद एक दूसरा चाकू उसकी सुरक्षा को तोड़ता हुआ उसके गले पर फिर से लगा, जिससे एक और रिंग बनी। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चाकू। किन म्यू के चाकू तेजी से बढ़ते गए और बार बार एक ही स्थान पर वार किए गए जो कि गला था। वरिष्ठ भाई, मैंने भी वही कौशल सीखे थे जो आपने सीखे थे और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहस्त्र भुजा वाले बुद्ध में एक दोष है। बूढ़े साधु के सामने बैठी बूढ़ी मां ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपने शिष्य को भी ये दोष दे दिया है। भिक्षु की सफेद भौहें फड़क उठी और उसे तुरंत पता चल गया कि वह किस दोष के बारे में बात कर रहा था। जब वह उस समय कौशल सीख रहा था तो वह रुलाई की एक कक्षा में सो गया था और कक्षा उन्हें 1000 भुजाओं वाले बुद्ध के बारे में पढ़ा रही थी। बौद्ध धर्म पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है। बूढ़ा भिक्षु इस भाग्य से चूक गया था और इसलिए रुलाई से 1000 भुजाओं वाले बुद्ध के सार के बारे में पूछने में असमर्थ था। वह केवल अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों से 1000 भुजाओं वाले बुद्ध को प्राप्त करने के लिए कह सकता था, लेकिन आखिरकार इसकी तुलना रुलाई की प्रामाणिक शिक्षाओं से नहीं की जा सकती थी। उनके सहस्त्र भुजा वाले बुद्ध में वास्तव में एक अदृश्य दोष था। बूढ़े भिक्षु ने भी इस दोष को पहचाना था और उसे सुधारना चाहता था। हालांकि जितना अधिक वह इसे सुधारने की कोशिश करता, दोष उतना ही बड़ा होता जाता। समस्या को हल करने के लिए समस्या के स्रोत का पता लगाना आवश्यक है। सहस्त्र भुजाओं वाला बुद्ध अत्यंत जटिल था और इसके लिए सभी इंद्रियों को एक साथ काम करने की आवश्यकता थी। विविधताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि गिनती करना मुश्किल था और कोई भी छोटी सी गलती कभी भी केवल एक कारण से नहीं हो सकती थी। ये कई या दर्जनों कारणों से हो सकता है जिनका समस्या से कोई संबंध नहीं होता। बूढ़े भिक्षु ने बचपन से ही दोष का कारण खोजना शुरू कर दिया था और अभी तक उसे पता नहीं चल पाया था। उनके 1000 भुजाओं वाले बुद्ध में दोष स्वाभाविक रूप से मिंग शिन को दे दिया गया क्योंकि वह उनका शिष्य था। ये दोष बहुत मामूली था और केवल बहुत तेज हमलों के तहत ही प्रकट हो सकता था। ये दोष कैसे काम करता है? जब उसकी भुजाएं गले से 1 इंच नीचे से गुजरती हैं, तो उसकी महत्वपूर्ण क्यूई थोड़ी कमजोर हो जाती है। जब दुश्मन के तेज गति वाले हमलों के तहत बाहों में कमजोर प्राण क्यूई की वजह से उसके हाथ उठाने की गति थोड़ी धीमी हो जाती थी। उस पल में गले में दोष एक झटके में दिखाई देता था। बूढ़े भिक्षु की साधना बहुत ऊंची थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसके दोष को बाहर नहीं निकाल पाते थे, लेकिन मिंगशिन के लिए यह अलग था। साधना के मामले में किनम्यू मिंगशिन से ऊपर था और किनम्यू के हाथ चाकू की तरह थे, जिससे वे असामान्य रूप से तेज हो गए। कुछ ही देर में उसने मिंगशिन के गले पर 100 वार कर दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। 68वें वार में मिंगशिन के शरीर के चारों ओर की सुनहरी चमक एक बार पहले ही बिखर चुकी थी। भले ही मिंगशिन ने अपनी प्राणशक्ति को इकट्ठा करके फिर से विशाल सुनहरी घंटी बना ली थी, किनम्यू का चाकू पहले ही उसके गले में घुस चुका था। मिंगशिन के गले से खून की धारा बह निकली और उसका सफेद बौद्ध वस्त्र रक्त लाल हो गया। बूढ़े भिक्षु ने आह भरते हुए कहा, मूर्ख बच्चे, यदि तुम्हारा सहस्त्र भुजा वाला बुद्ध अपने चाकुओं को रोकने में असमर्थ है, तो क्या तुम कोई और चाल नहीं जानते? मिंगशिन को अचानक अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब उसने किनम्यू के चाकुओं को पकड़ने की कोशिश की तो वह भूल गया था कि उसे केवल तभी पीटा जाएगा जब वह केवल बचाव करना जारी रखेगा। हालांकि किनम्यू के चाकुओं को रोकने के लिए अपनी सुनहरी घंटी का उपयोग करके थोड़े समय के लाभ के साथ उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का मौका होगा। ये किनम्यू की पागलपन के कारण था जिसने उसे भयभीत कर दिया था, जिससे वह ये भूल गया था कि वह किसमें अच्छा था। उसने अचानक अपनी चाल बदली और अपनी हथेली को मुट्ठी में बांधकर हवा में कंपन पैदा कर दिया। उसकी मुट्ठी एक विशाल सुनहरे सूरज की तरह थी जो बेहद चमकदार थी। आकाश में यांग आत्मा को परिष्कृत करती धूप। इस क्षण में वास्तव में उनकी मुद्रा से एक मधुर बुद्ध की आवाज निकली और उसके बाद हथेली में गड़गड़ाहट की एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई जो आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई किनम्यू से अलग थी। इस चाल की शक्ति किनम्यू द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति से कई गुना ज्यादा थी। इस चाल से झटका लगने पर किनम्यू को तुरंत ही घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उसकी तीनों आत्माएं एक साथ हिल गईं और उसकी सभी 7 आत्माएं चौंक गईं। धप धप धप। किनम्यू ने अपनी उंगली उठाए और अपने माथे, टैलबोन, नाभि, सिर, गले, हृदय, पेरिनियम और फेफड़ों पर कई चमकदार प्रहार किए, जिससे उनकी 3 आत्माएं और 7 आत्माएं अपनी जगह पर बंद हो गईं।
एड्स बाय पब फ्यूचर स्वर्गीय शैतान प्रकृति तकनीक। दादी सी ने उससे स्वर्गीय शैतान प्रकृति तकनीक प्रदान की थी, जिसका उद्देश्य आत्माओं और भावनाओं को बांधना था, कपड़े बनाने के लिए त्वचा को छीलने के लिए सार और रक्त को बंद करना था, और अब इसका उपयोग वास्तव में किन म्यू द्वारा अपनी आत्माओं और भावनाओं को बांधने के लिए किया गया था, ताकि मिंगशिन के हमले से शुद्ध न हो जाए। सामोइये एट नोबल बनेट एट। किन म्यू ने एक फूल को चुटकी में लेकर इशारा किया, तभी एक शैतानी आवाज सुनाई दी। अपनी हथेली से झटके के साथ शैतानी स्वतंत्रता मुद्रा ने आगे की ओर हमला किया, जिससे मिंगशिन की आत्मा डगमगा गई और लगभग उसके शरीर से बाहर खींच ली गई। हालांकि इस समय किन म्यू ने अचानक अपना हमला बदल दिया और शैतानी तकनीक से बुद्ध तकनीक में बदल गया, सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई। मिंगशिन की सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई में अपनी मुट्ठी को सूरज में बदलना था, आत्मा को चकनाचूर करने के लिए वज्रपात का उपयोग करना और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सुनहरी चमक का उपयोग करना। जबकि किन म्यू की सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई ने अपनी मुट्ठी को वर्मिलियन बर्ड वाइटल क्यूई से प्रज्वलित सूरज में बदल दिया, जिसमें एक आश्चर्यजनक दिल था जो स्टील को पिघला सकता था। किन म्यू ने अपनी मुट्ठी खोली और उसकी हथेली में मौजूद हवा तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जोरदार प्रहार के साथ फट गई, जिससे प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को नुकसान पहुंचा। ओल्ड माँ की सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई और ओल्ड मॉन्क की सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई में अंतर था। ये स्पष्ट था कि ओल्ड मॉन्क की परंपरा प्रामाणिक थी, जबकि ओल्ड माँ ने इसमें सुधार किया था और शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि किन म्यू के पास रुलाई का महायान सूत्र नहीं था, इसलिए वह पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। जैसे ही मिंगशिन की आत्मा प्रभाव से डगमगा गई और लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई, एक और धीमी चीख गूंजी, सामूहिए। किन म्यू ने वास्तव में फिर से अपनी चाल बदली और फूल को चुटकी में दबाने के इशारे के साथ शैतान की आजादी की मुद्रा को एक बार फिर से अंजाम दिया। दादी सी, बूढ़े भिक्षु और बाकी सभी ये देखकर चौंक गए कि किन म्यू बौद्ध धर्म और शैतान की मुद्राओं के बीच बिना किसी बाधा और सहजता के अदला बदली कर रहे थे। ये निश्चित था कि बुद्ध का शैतान के साथ संघर्ष होगा। शैतानी तकनीकों का उपयोग करने के बाद बुद्ध तकनीकों को निष्पादित करना असाधारण रूप से कठिन होगा और कभी भी उतना सहज नहीं होगा जितना कि किन म्यू ने किया था। यह अधिपति शरीर महत्वपूर्ण क्यूई है। बहरा मुस्कुराया और बुदबुदाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दादी सी ने ये सुना और उनका दिल थोड़ा सा हिल गया। बहरा सही है, केवल अधिपति शरीर महत्वपूर्ण क्यूई जिसमें कोई विशेषता नहीं है, वह बुद्ध तकनीकों और शैतान तकनीकों के बीच आसानी से अदला बदली कर सकता है। एयर वास्तव में एक अधिपति शरीर है, राम प्रधान सही था। बूढ़ा भिक्षु अचानक उठ खड़ा हुआ और बुद्ध का नाम जपने लगा। किन म्यू की शैतानी स्वतंत्रता मुद्रा ने तुरंत अपनी शक्ति खो दी और एक अदृश्य शक्ति ने उसे मिंगशिन से अलग कर दिया। मिंगशिन अपनी आत्मा को फिर से किन म्यू से लड़ने के लिए तैयार करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर के डगमगाने के कारण उस पर अंधेरा छा गया। उसके गले से बहुत अधिक खून बह चुका था, जो लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। मैंने खोया। बूढ़े भिक्षु ने बूढ़ी माँ को देखा और मिंगशिन को अपने पास आने का इशारा किया। छोटे भाई, मैं इस बार हार गया हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। मिंगशिन, हम हर जगह भटक चुके हैं और हमें बसने के लिए कोई जगह नहीं मिली है। क्यों न हम आसपास कोई अच्छा कर्म खोजें और बसने के लिए कोई गांव ढूंढ लें। मिंगशिन के गले से खून बह रहा था जब वह आगे बढ़ा और बूढ़े भिक्षु ने मरहम लगाने के बाद उसे पट्टी बांधने में मदद की। फिर उसने बूढ़ी माँ से बहुत ही गंभीर तरीके से बात की। कनिष्ठ भाई, भिक्षु की छड़ी भले ही चली गई हो, लेकिन एक और अभी भी बनाई जा सकती है। हालांकि एक सिर केवल एक बार ही खोया जा सकता है। एक बार जब आप हार गए तो आप सब कुछ खो देंगे। इसके अलावा छोटे परोपकारी शैतानी तकनीकों की खेती ने आपको विश्वासघाती और हत्यारा बना दिया है। नरक की गहराई में डूबने से सावधान रहें और शैतान के रास्ते पर चलकर कभी पुनर्जन्म न लें। ये कहते हुए उसने मिंगशिन को उठाया और धरती पर कदम रखे बिना तैर गया। किन म्यू ने मैदान में छलांग लगाए और बूढ़े साधु और शिष्य को अपनी नजर से दूर कर दिया। बूढ़ा माँ गंभीर दिख रहा था। ये स्पष्ट था कि वह बूढ़े साधु के शब्दों से चिंतित था। दादा माँ, दादी, अगर उन्हें मौका मिला तो क्या वे हमें मार देंगे? दादी सी ने ठंडी हंसी में कहा, राक्षसों और शैतानों को वश में करना ही बूढ़े गंजे लोगों की जीविका का साधन है, इसलिए अगर उन्हें मौका मिले तो हमारा अंत वुमन वू से बेहतर नहीं होगा। जहां तक बूढ़ी माँ का सवाल है, उसने अपना सिर हिलाया। थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स के कौशल को सिखाकर ओल्ड माँ ने पहले ही ग्रेट थंडरक्लैप मट के निषेध का उल्लंघन कर दिया था।
किन म्यू ने हैरान होकर पूछा, तो फिर हम मुसीबत से बचने के लिए उसे क्यों नहीं मार देते? हमें अभी भी उसके आने और मुसीबत खड़ी करने का इंतजार क्यों करना पड़ता है? दादी सी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उसके शब्दों का समर्थन किया। हमारा मुएर एक अधिपति शरीर की तरह व्यवहार करने लगा है। औषधालय, गूंगा, अंधा, क्यों न हम इस बूढ़े गंजे और छोटे गंजे को चुप करा दें। यहाँ तक कि बूढ़ा भिक्षु भी बहुत दूर चला गया था। ये सुनकर उसने अवचेतन रूप से अपने कदम तेज कर दिए और मिंगशिन के साथ उड़ गया। पास के विकलांग बुजुर्ग गांव में बसने के बारे में आगे कोई विचार नहीं किया। दादी सी और बाकी लोगों ने भी पीछा नहीं छोड़ा और अपने काम में लगे रहे। बहरे ने अचानक दुखी होकर कहा, ग्रेट रूइंस और भी ज्यादा अविश्वसनीय होता जा रहा है। कोई भी राक्षस यहाँ घुसकर उपद्रव मचा सकता है। ब्लाइंड ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हम ईमानदार लोगों को एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। बूढ़ी माँ, इस तरह छिपने का कोई मतलब नहीं है। जब दिन आएगा और तुम ग्रेट थंडरक्लैप मठ में वापस जाना चाहोगी, तो हम बूढ़ी हड्डियां तुम्हारे पीछे वहां चले जाएंगी। ओल्ड माँ भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया और इसके बजाय भिक्षु के कर्मचारियों को उठाया। मैंने उस समय ग्रेट थंडरक्लैप मठ से बाहर निकलने के लिए कत्लेआम किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी मदद के बिना वापस आने के लिए कत्लेआम करना होगा। तुमने इसे जीता है, इसलिए ये तुम्हारा है। किन म्यू ने भिक्षु का डंडा उठाया और वह उतना भारी नहीं था जितना उसने सोचा था। भिक्षु के डंडे ने जाहिर तौर पर टेबल को नीचे की ओर धकेल दिया था, लेकिन यह उसके हाथ में काफी हल्का था, इसलिए उसने हैरानी से पूछा, क्या ये भिक्षु का डंडा बहुत कीमती है? ओल्ड माँ को अपने सिर को दांव पर क्यों लगाना पड़ा? मूल्यवान? ये वास्तव में मूल्यवान नहीं है। दादी ने भिक्षु कर्मचारियों की जांच की और मुस्कुराए, क्या आप बॉर्डर ड्रैगन सिटी को जानते हैं? ये भिक्षु कर्मचारी अधिक से अधिक एक बॉर्डर ड्रैगन सिटी ही खरीद सकता है। किन म्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये साधारण दिखने वाला भिक्षु कर्मचारी पूरे बॉर्डर ड्रैगन शहर को खरीद सकता है। इस भिक्षुक के डंडे का नाम खखरा है, जिसमें 4 क्रोचेट और 12 रिंग है। इसे ग्रेट थंडरक्लैप मठ के रुलाई ने बनाया था और इसका इस्तेमाल लोगों को पीटने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी कीमत बॉर्डर ड्रैगन सिटी जितनी होनी चाहिए। बूढ़ी माँ ने परिचय देते हुए कहा, हालांकि इस भिक्षुक छड़ी का उपयोग साधना के लिए अधिक किया जाता है। जब आप छड़ी को पकड़ते हैं तो इच्छाओं या भावनाओं में कोई भी जागृति अंगूठियों को झंझनाने का कारण बनेगी। एक बार जब अंगूठियां झंझनाती हैं, तो आपके दिमाग में सभी विचलित करने वाले विचार गायब हो जाते हैं। इस प्रकार यह आपके दिल में शैतान से छुटकारा पाने के लिए एक खजाना है। 12 अंगूठियां 12 प्रकार के विकर्षणों को तोड़ सकती हैं और अंदर के 12 शैतानों से छुटकारा दिला सकती हैं। जब आपके दिल के अंदर के शैतान बाहर निकलेंगे तो अंगूठियां झंझनाएंगी और आपके दिल के अंदर के शैतान ढक जाएंगे और धूल में बदल जाएंगे। छड़ी को 4 क्रोच में विभाजित किया गया है, जो शारीरिक इच्छाओं से दूर रहने, 4 महान सत्यों का अभ्यास करने, समानता की खेती करने और ज़ेन को प्राप्त करने के लिए है। इस भिक्षुक छड़ी के साथ साधना दोगुनी गति से होगी। दादी सी की आंखें तुरंत चमक उठी जब उन्होंने किन म्यू के हाथ पर भिक्षुक कर्मचारी को देखा। दादी को 1 मिनट के लिए भिक्षुक कर्मचारी उधार दे दो। दादी के दिल के अंदर एक बड़ा शैतान है जिसने दादी को काफी समय से परेशान कर रखा है। किन म्यू ने खाखरा भिक्षु का स्टाफ दादी सी को दिया और उत्सुकता से पूछा, दादी, आपके दिल में किस तरह का शैतान रहता है? एक बूढ़ा आदमी। दादी सी ने आह भरी और आगे की ओर झुकी। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये बूढ़ा आदमी मर नहीं सकता। मैंने उसे हजारों बार मारा है और वह अभी भी जिंदा है और मेरे दिल में कोहराम मचा रहा है। अगर मैं उसे मारने के लिए इस भिक्षुक कर्मचारी का इस्तेमाल कर सकती हूं तो मैं आखिरकार शांति से रह सकती हूं। किन म्यू को अभी भी नहीं पता था कि उसके दिल में कौन सा शैतान था और दादी सी ने आगे विस्तार से नहीं बताया। जब भिक्षु का स्टाफ उसके हाथों में आया तो सभी 12 अंगूठियां तुरंत उग्र रूप से झंझना उठी, जिससे एक बहरा करने वाली आवाज पैदा हुई। दादी सी का शैतानी स्वभाव फूट पड़ा और उनसे एक भयानक व्यवहार सामने आया। ये व्यवहार उनका नहीं लग रहा था और वह बिल्कुल किसी और व्यक्ति की तरह थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। किन म्यू के रोंगटे खड़े हो गए। दादी सी के अंदर एक और व्यक्ति रहता था। अंधे, बूढ़ी माँ, अपंग, अता और गूंगे के भी रोंगटे खड़े हो गए। वे तुरंत पीछे हट गए क्योंकि भयावह माहौल ने उन्हें भी खतरा महसूस कराया था। थोड़ी देर बाद दादी सी निराश हो गईं और उन्होंने भिक्षु की छड़ी किन म्यू को लौटा दी। ये चीज उस बूढ़े शैतान का कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, मैं उसे क्यों नहीं मार सकती?
किन म्यू ने भिक्षु का डंडा वापस लिया और उसे बांस के डंडे से अपनी पीठ पर बांधने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत लंबा था, जिससे उसके लिए इधर उधर घूमना असुविधाजनक हो गया, इसलिए वह इसे केवल अपने हाथ में ही पकड़ सकता था। तुम साधु नहीं हो, इसलिए उस डंडे को गाय की गाड़ी पर फेंक दो। बूढ़ी माँ ने तब घोषणा की, तुमने आज मंदिर मेले की परीक्षा पास कर ली है। तुम्हें लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट थंडरक्लैप मठ के शिष्य को हराने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि मिंग शिन रुलाई का शिष्य नहीं है और उसकी क्षमता अभी भी रुलाई के शिष्य से बहुत दूर है। क्या तुम समझे? किन म्यू ने अत्यंत मूल्यवान भिक्षुक छड़ी को सुविधाजनक रूप से गाय की गाड़ी पर फेंक दिया और उत्सुकता से पूछा, रुलाई का शिष्य कितना मजबूत है? बूढ़ी माँ ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं उस समय रुलाई की शिष्या थी। जब तुम मुझे हरा सकोगे तो तुम्हें सच्चा अधिपति शरीर माना जाएगा। किन म्यू का दिल कांप उठा। जब वह हर दिन ओल्ड माँ के साथ प्रशिक्षण लेता था तो ओल्ड माँ ने केवल स्पिरिट एम्ब्रियो रियल्म की साधना का उपयोग किया था, लेकिन फिर भी वह हमेशा ओल्ड माँ के मुक्कों से घायल हो जाता था। ये जानना जरूरी है कि ओल्ड माँ के पास सिर्फ एक हाथ बचा था। अगर उसके पास दोनों हाथ होते तो कौन जानता कि उसकी शक्ति कितनी भयानक होती। किन म्यू को पता था कि अभी भी उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। दादी मंदिर में मंदिर मेला 2 दिनों तक चलता था और शाम होते होते बहुत से लोग अपनी दुकानें समेटकर दादी मंदिर में चले जाते थे। यह मंदिर बहुत बड़ा था और इसमें संरक्षक के रूप में पत्थर की मूर्तियां भी थीं। यह अंधेरे के आक्रमण से छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान था। किन म्यू ने गाय की गाड़ी को दादी मंदिर में ले जाकर देखा और अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो पूरे सिरियस महल पर सूर्यास्त की रोशनी चमक रही थी। जब वह दादी मंदिर में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि सिरियस पैलेस को दादी मंदिर क्यों कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंदिर के मुख्य हॉल में एक दयालु बूढ़ी महिला की मूर्ति स्थापित थी और उसकी पूजा की जाती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मिलनसार दिखने वाली बूढ़ी महिला पड़ोसी गांव की किसी भी अन्य बूढ़ी महिला की तरह थी। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी नजर थी। मूर्ति बहुत ही जीवंत और सजीव थी। किन म्यू को वास्तव में लगा कि वह दादी सी जैसी दिखती है और उसने मूर्ति को कुछ और बार देखा। हालांकि जब उसने स्वर्ग की आंखों से मूर्ति को देखा तो वह चौंक गया। मिलनसार दिखने वाली बूढ़ी औरत वास्तव में एक ज्वलंत वातावरण से भरी हुई थी। उसकी दिव्य रोशनी ने एक बहुत बड़ा और विशाल भेड़िया बनाया जो स्वर्ग की ओर इस तरह चिल्ला रहा था मानो वह उसे निगल जाएगा। मुख्य हॉल के अलावा अभी भी सामने महल हॉल, 2 साइड हॉल और एक खाली बगीचा था जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। बगीचे में एक तालाब भी था जो सूख चुका था और अंदर कुछ कंकालों के जोड़े थे। किन म्यू ने पास जाकर देखा और अनुमान लगाया कि ये शायद मछली की हड्डियां हैं। हालांकि मछलियां बहुत बड़ी थीं, जिनकी लंबाई लगभग 20 गज थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इन मछली की हड्डियों में वास्तव में ड्रैगन की विशेषता थी। औषधालय ने उसे वापस बुलाया और उसके घावों पर लगाने के लिए मलहम निकाला, जबकि मूक और अंधा एक तरफ अंडा तल रहे थे। मुर्गी ड्रैगन ने नारियल के आकार का अंडा दिया था और जोर से चहचहा रहा था। दादी के मंदिर में सभी गांव वालों ने अपना खाना बनाने के लिए आग जला ली थी। सूरज ढलने और खाना खत्म करने के बाद वे सोने के लिए तैयार हो जाते थे। इस समय एक युवक अचानक मंदिर के बाहर से चिंतित भाव से भागता हुआ आया और चिल्लाया, दाई, क्या यहाँ कोई दाई है? मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। मंदिर में उपस्थित सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, फिर भी किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली। दादी सी खड़ी हो गई और कांपते हुए बोली, यहाँ की बूढ़ी औरत बहुत कुशल है और कभी कभी बच्चे को जन्म दे चुकी है। क्या तुम्हारी पत्नी अभी भी उसे रोक सकती है? आसमान लगभग अंधेरा हो गया है। अगर वह कल सुबह तक टिक सकती है तो मैं जा सकती हूँ। युवक घुटनों के बल गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपसे मेरी पत्नी और बच्चे को बचाने की भीख मांगता हूँ। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है और गांव की दाई मेरे बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है। दादी सी ने डूबते सूरज की ओर देखा और परेशान भाव से बोली, कृपया मेरी मदद करो, मैं आपसे विनती करता हूँ। युवक ने अपना सिर तब तक पीटा जब तक कि खून बहने नहीं लगा और वह रो पड़ा। मेरी पत्नी ने पिछले कुछ सालों में कई बच्चे पैदा किए और वे सभी मृत पैदा हुए। अगर यह बच्चा भी मर गया तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। दादी सी आश्चर्यचकित थीं, वे सभी मृत पैदा हुए थे। युवक ने बार बार सिर हिलाया। दादी सी ने संदेह से पूछा, चूंकि उसकी डिलीवरी मुश्किल है इसलिए बच्चा निश्चित रूप से मृत पैदा नहीं हुआ है। कुछ अजीब चल रहा है।
क्या आपका गांव यहाँ से दूर है? ज्यादा दूर नहीं, ये दादी के मंदिर से सिर्फ 7 मील दूर है। दादी सी ने डूबते सूरज की ओर एक नजर डाली और राहत की सांस ली। 7 मील? तुम झांग मैनर से हो, जो ज्यादा दूर नहीं है। हम रात होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। अंधे मुंह, मेरे पीछे आओ। कुछ संदिग्ध चल रहा है। किन म्यू को आश्चर्य हुआ। दादी सी आमतौर पर एक चिड़चिड़ी व्यक्ति थी और यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इतनी अच्छी दिल वाली व्यक्ति थी। युवक तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और झांग मनो की दिशा में भाग गया। उसे मार्शल आर्ट का अभ्यासी होना चाहिए और उसकी गति भी अच्छी होनी चाहिए। वह देर से वापस जाने से डर रहा था, फिर भी जब वह मुड़ा तो दादी सी, ब्लाइंड और यहाँ तक कि 11-12 साल का लड़का भी उसके साथ चलने में कामयाब हो गया था। तुम बहुत धीमे हो, अंधे बूढ़े ने कहा। मुआ, उसे उठाकर ले जाओ और सूरज डूबने की स्थिति में अपनी गति बढ़ाओ। किन म्यू तुरंत आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उस आदमी को उठा लिया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, मेरी पीठ पर लगे चाकू से सावधान रहो। अपने आप को मत काटो। आदमी ने तुरंत कहा, मुझे नीचे उतार दो, तुम मुझे उठाकर इतनी तेजी से नहीं भाग सकोगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हवा का कराहना उसके कानों में गूंज उठा और किन म्यू जंगल से बाहर निकलकर पेड़ों के ऊपर भाग गया। हवा की चीखें तेज होती गईं और वह आदमी चौंक गया। उसे ले जाने वाला युवक भी तेजी से भागने लगा और उसने मन ही मन सोचा, इस भाई ने कैसे खेती की? ये तो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अपने तेज दौड़ के बीच में किन म्यू को हवा पर पैर रखने का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, दादा क्रिप्पल ने कहा था कि उसने झोंके के शिखर पर चलते हुए स्पिरिट एम्ब्रियो रियल में अपने शरीर को परिष्कृत किया था। अगर मैं झोंके के शिखर को पा सकता हूं, तो क्या मैं भी हवा पर चल सकता हूं? हालांकि वास्तव में झोंके का शिखर क्या है? जब वह दौड़ रहा था तो उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसकी पीठ पर बैठा आदमी अभी भी चिंतित था कि दादी सी और ब्लाइंड उसके साथ नहीं चल पाएंगी और अचानक उसने देखा कि दोनों बुजुर्ग किन म्यू के पीछे पैर मोड़कर बैठे हैं। वे दोनों वास्तव में किन म्यू के दौड़ने से उठे बवंडर में बह गए थे और किन म्यू से कम धीमे नहीं थे। ये किस तरह की शारीरिक तकनीक है? वह स्तब्ध था। सूरज आखिरकार डूब चुका था और पश्चिम से अंधकार की लहरें उठ रही थीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने घेरे में ले रही थी और निगल रही थी। किन म्यू की गति के कारण वह दूरी पर झांग मैनर को देख सकता था और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा, इस उम्मीद में कि वह अंधेरे से पहले ही वहां पहुंच जाएगा। वूश! हालांकि वह खुद को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पीछे से तेज हवा आगे की ओर बह रही थी। दादी सी और ब्लाइंड, जो हवा में बैठे थे, जमीन पर पैर रखने के लिए अपने पैर फैलाने से पहले कई गज आगे तक तैरते रहे। किन म्यू कुछ देर के लिए तो असमंजस में पड़ गए, फिर प्रसन्न हो गए। आंधी का झोंका तो ये झोंका का झोंका है।